अभी ताज़ा ताज़ा आईसीसी का प्रोमो आया जिसमें पाकिस्तान को बड़ा मायूस कौन मतलब एक हारा हुआ पाकिस्तान दिखाया। मुझे तो कोई हैरानी नहीं है इसमें। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? आप उनसे क्यों अच्छे की उम्मीद रखते? आप आसिफ आमिर, आप में से सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि जिसका कैरियर ज्यादा इफेक्ट हुआ हो? आसिफ एंड आमिर बोथ वर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स। फिर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद 10-12 लोग पे बात आई, वो 10-12 में से 9-10 खेल रहे हैं। पिक एंड चूज थी इसमें, देयर इज नॉट अ सिंगल प्रिंसिपल। जेल के कुछ मोमेंट्स बता जो टाइम मुश्किल गुजरा है। मैंने तो अपनी ट्रेनिंग की और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि आप जिम में जो है इंडक्शन करें और उसके बाद आप ट्रेनिंग करें। तकरीबन 2.5 साल नहीं, इट वाज 8.5 months। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे बेस्ट कप्तान, रीसेंट हिस्ट्री जो गुजरी है ना पिछले 15 साल, उसमें दुनिया का बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली न्यूज़ एक आई थी कि इंस्टाग्राम पोस्ट पे वो इंडियन 8-9 करोड़ चार्ज करता है और पाकिस्तान में कौन है? वी आर नॉट इनटू एनी कंपैरिजन विद इंडिया। देखे ना, उधर तो लड़की की जो फीस है टेस्ट मैच की इक्वल है लड़के के टेस्ट मैच की, $25,000 और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 12-13 लाख रुपए होगी, $4,000 भी नहीं बनता। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। हर बॉल पे मारा ऐसा शॉट कि बॉलर्स की गई है हट। ऐसा क्या करते थे आप सलमान बट? थैंक यू जी। अस्सलामुअलैकुम बहुत जी। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जनाब देखें, सारा कसूर मेरा तो नहीं था, बॉल भी तो मारने आपका ही वाली कसूर था सर। इतना खूबसूरत आप जो कवर पे और गैप पे चौके मारते थे और बॉलर सर पकड़ के बाल नोचता था कि यार जो बॉल करा रहा हूँ, जितनी मुश्किल करा रहा हूँ, चौका हो जाता है। बस कोशिश होती थी कि ज़्यादातर गैप में खेला जाए। रोल ऐसा था टीम में। मेरे साथ अक्सर या कामरान अकमल ओपनर थे, शाहिद अफरीदी थे। क्या अच्छा। तो दूसरी साइड पे जो थे ना, वो बड़े कह लें कि हैवी क्रिकेट खेलने वाले, बला। हाँ जी, जो ज़रा बॉलर्स जिनसे डरते हैं, तो उनकी वजह से मुझे भी बुरे बॉल मिल जाते थे। वो इधर से बचते बचते मुझे भी करा जाते थे थोड़े से। नहीं, बिल्कुल। और मैं अपना एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि आफ्टर सईद अनवर अगर पाकिस्तान को कोई लेफ्ट हैंडेड प्रॉपर 360 बैट्समैन मिला तो वो सलमान बट है। देखें जी, आई विल टेक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक सईद भाई जो है ना, उन जैसा और उनके साथ आमिर सुहेल थे, ऐसा प्लेयर पाकिस्तान को अभी तक दोबारा नहीं मिला। दे वर आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स। लेकिन अभी रिसेंटली फ़खर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। साथ सैम आया नया, सैम अयूब, वो 360 उसको कहना चाहिए। सईद भाई के बाद या फ़खर जैसे खेलता है, तो हमारा रोल डिफरेंट था। लेकिन ये जो लड़के हैं, दे आर सुपर टैलेंटेड माशाल्लाह। ऐसी है। नहीं, ये तो आपकी आज़ी है कि आप अभी नए अपकमिंग प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं और उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव करना है और आप लोग प्रूव कर चुके हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ना, और आप लोगों ने पूरी दुनिया में खेल के प्रूव करके मनवा के बैठे हुए और चीखें निकाल के बैठे हुए। कितनी टीम होगी, ख़ासतौर पे मुझे याद आ रहा है इंडिया यार मुझे बड़ा मज़ा आता है जब इंडिया के हवाले से बात करता हूँ। मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वो मुल्क ही पसंद है मुझे। तो इंडिया को वो जो सेंचुरी आपने लगाई थी, और आप उस अगर टीम में भी नए नए आए थे, गुड लुकिंग, हैंडसम, हेलमेट पहनी हुई है, नाक पे खूबसूरत सा तिल, और मतलब डीनो मोरिया के फर्स्ट कज़न भी लगते हैं आप। ये एक हल्का सा रिजेम्बलेंस देते हैं आप। और वो बंदा सेंचुरी मार रहा है, टपाक टपाक कट पे चौके मारे जा रहा है, और फिर युवराज सिंह भी आके यूँ थपकी दे रहा है। भाई गॉड यार, क्या अच्छी क्रिकेट खेली। वो ज़रा सेंचुरी तो बताएं इंडिया के खिलाफ। देखें, वो ओकेजन उस पर मल्टीपल थे। पाकिस्तान में चांद रात थी, इंडिया में दिवाली थी। अच्छा। और इंडिया क्रिकेट बोर्ड के 75 साल उनकी प्लैटिनम जुबली थी। वो जो एक वन ऑफ मैच था वो, और उस मैच पे एक रात पहले जब टीम अनाउंस हुई तो मैं 11 का हिस्सा नहीं था। आई वॉज नॉट प्लेइंग दैट गेम। सही। तो मैं करवा रहा था सबको नॉकिंग, वो जो मैच से पहले थ्रो डाउन होते हैं। तो उस दौरान मुझे बताया स्किपर ने कि आप खेल रहे हैं मैच, और यूनुस भाई भी नहीं खेल रहे थे वो वाला मैच। तो फिर हम दोनों ने नॉकिंग कराते कराते खुद बैट पकड़े और थोड़ी सी नॉकिंग की, और उसके बाद स्ट्रेट अवे वो मैच खेला। ये अल्लाह के इज़्ज़त देने के बहाने। लेकिन जैसा आपने कहा कि इंडिया में क्रिकेट खेलने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि जब 1 लाख बंदा था कैलकटा में, तो मज़ा ये आता है कि जब पाकिस्तान का प्लेयर
प्लेयर चौका मारता है या छक्का मारता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस क्लासरूम की तरह हो जाता है। तो वो जो इफेक्ट है ना वो बड़ा एंजॉय करता है आप एज अ प्लेयर इंडिया में, कि आप पाकिस्तानी एक विकेट ले तो एक पाकिस्तानी क्राउड में होना, उस अकेले की आवाज़ आपको आ रही होती है। वाह भाई वाह। तो वो जो इफेक्ट है ना दैट ओनली कम्स इन इंडिया, एंड वो भी तब आता है जब पाकिस्तान उधर अच्छा खेलता है। सो बहुत खुशकिस्मती है क्योंकि वो एक ऐसा मैच होता है कि वो आपको फ्रॉम अननोन टू वेल नोन कर देता है जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। यस यस यस। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि उस टाइम के ऊपर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, और जो है एक मल्टीपल ओकेजनल इवेंट था जिस पे बहुत सारे लोगों की नज़रें थी। पाकिस्तान टीम बहुत अरसे बाद इंडिया गई थी और 296 की चेज़ थी, और हम कोई ओकेजनली अच्छे चेजर्स नहीं है बिल्कुल। वो तो रिकॉर्ड है कि हम तो 150 भी नहीं कर पाते थे चेज। जब चेज में एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी टीम जब करने पे आए तो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते, अनप्रिडिक्टेबल। हाँ जी यार ये चीज़ है पाकिस्तान की। ये आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट ट्रेस किया। चेजिंग में क्या हो जाती थी, आप लोग क्या मतलब है सर पे कोई सवार कर लेते थे, क्या है कि भाई चेज करना है और मुश्किल होती थी, पाकिस्तान क्यों फंसता था? देखिए एज फार एज मैंने जो थोड़ा सा खेला पाकिस्तान के लिए, उस दौरान हमने ज़्यादा चेज सक्सेसफुल किए हैं। मेरा ख्याल है 300 प्लस इतने चेज पाकिस्तान ने जितने किए हैं वो मैक्सिमम रेशो उन ईयर्स में थी। अगर आप देखें ना, जब इंजी भाई कैप्टन थे तो उस दौरान हमने 300 प्लस के काफ़ी चेसेस किए हैं, और इंडिया में भी किए हैं। फिर इंडिया में इंडिया से सीरीज़ जीती, फिर पाकिस्तान में आके इंग्लैंड से सीरीज़ हुई, उसमें भी किए हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी किए हैं। तो आई थिंक होता यही है, जैसे आपने कहा ना कि प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है। आप मशहूर हो गई थी सर, ये बात मशहूर हो गई थी कि भाई पाकिस्तान चेज में नहीं, पहले बैटिंग कर लो, बॉलिंग में फंसा लो। पुरानी अभी भी नहीं है ये अच्छा। बात, लेकिन कह लीजिए कि आप व्हेन यू थिंक टू फार अहेड ऑफ योर टारगेट, आपने एक एवरेज होती है ना, आप देखते हैं बोर्ड पे एवरेज लगी है, तो आपने ओवर टू ओवर उसे लेके चलना है। अगर आप यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि 25वें ओवर में क्या होएगा, तो देन देयर इज़ मोर लाइकलीहुड कि आप वहाँ पे गलती करें। सही। तो आई थिंक उसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो छोटे पार्ट्स में हो तो बैटिंग जो है वो आसान रहती है। अच्छा, इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में आप तमाम ग्राउंड्स में खेले? ऑलमोस्ट। वो है इतना बड़ा, बहुत सारे ग्राउंड हैं, मैं काफ़ी सारे ग्राउंड्स में खेला। कितने? 12 मेरा ख्याल है 6 वनडेज थे, 3 टेस्ट मैच थे, एक हैदराबाद में साइड मैच था, तो 10 ग्राउंड तो ये हो गया। अच्छा, अलग अलग 10? हाँ, हर मैच अलग जगह पे। इनमें सबसे फेवरेट ग्राउंड आपका कौन सा इंडिया का? आइट से कैलकाटा, एक तो ये पहली सेंचुरी वहाँ पे हुई। फिर मैं जब IPL भी खेला तो नाइट राइडर्स के लिए खेला, तो वो होम ग्राउंड था, बेस्ड ओवर देयर। और वहाँ जब गए पहले, तो मुझे याद है कि मैं फील्डिंग करता था तो पीछे क्राउड, बहुत बड़ा स्टेडियम है, 1 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी है, तो वो मुझे कहते थे कि अब आप लोकल हैं, तो दे वर चेयरिंग फॉर अस। जब हम पाकिस्तान के लिए खेलते थे तो वो फिर जाहिर है उस तरह से बैकअप तो नहीं मिलता था क्राउड का, लेकिन जब एज अ लोकल वहाँ पर खेले एज अ ओवरसीज़ प्रो, लेकिन वो जो लोग थे वो कहते थे अब आप लोकल हैं। हाँ, तो जब IPL खेल रहे थे। हाँ, KKR पे ही बताए ना थोड़ा सा, मतलब शाहरुख खान, कोलकाता नाइट राइडर, मुझे तो उनकी किट भी सबसे IPL में सबसे अच्छी उन्हीं की लगती थी। उनके एक्सपीरियंस बताएं, क्या शाहरुख हर मैच देखने आते थे, क्या होता था आपसे, क्या राब्ता किस तरीके से होता था, बातचीत, कोई मेमोरी, कोई मूवमेंट जो शेयर करें, ज़रा बताएं। देखिए, नंबर 1 तो बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान है, और आना उन्होंने ड्रेसिंग रूम में, और मुझे याद है कि प्लेयर्स सारे अपनी सीट्स पे वो साथ एक किट बैग की जगह होती है बैठे होते थे, तो वो किसी ना किसी से किट बैग बोरो करके ना उसके ऊपर सर रख के ज़मीन पे लेट जाता था। और वो सेंटर में फिर सबसे इंटरेक्ट करता था, और वेरी अप्रोचेबल, वेरी इजी गोइंग। आप जितनी देर चाहें वो आपसे बात करते हैं। और एट दैट टाइम आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने 3-4 साल ही खेली थी, बट इंडिया में टूर कर चुके थे 2, तो कह लें कि पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर हु हैज़ डन वेल अगेंस्ट इंडिया, तो आपको इंडिया में बड़ी इज्जत मिलती है। yes. और हाँ, नाइट राइडर्स में पाकिस्तान के थे भी हैवी वेट्स, यानी शोएब अख्तर उसमें खेल रहे थे, उमर गुल उसमें खेल रहा था, उसके साथ यासिर अरफात थे, हफीज़ ने शुरू के 3-4 मैच हफीज़ ने खेले वहाँ पर, तो हम 5-6 लोग थे उसमें। और आई थिंक वी वर वेरी वेल रिसीव्ड, वेरी वार्मली केप्ट, और हमें नहीं लगा कि हम
इंडिया में है। सबसे महंगा कौन था? महंगा शोएब अख्तर। आई थिंक आउट ऑफ द पाकिस्तानीज फास्ट बॉलर्स जो थे वो सबसे एक्सपेंसिव थे, शोएब भाई और आसिफ दिल्ली में खेल रहे थे। यस। और वैसे ओवरऑल तो उनके जो आइकॉन प्लेयर्स थे दे वर मोस्ट एक्सपेंसिव। जो इंडियन है, हाँ, जो प्लेयर्स, वो जाहिर है वो सबसे महंगे बिकते हैं, लेकिन शोएब अख्तर और आसिफ बॉलिंग में आप कह रहे हैं सबसे महंगे जी, उस वक्त, उस सीजन आउट ऑफ ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स। उसके बाद शायद अफरीदी और शोएब मलिक भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन ये एज फार एज आई रिमेंबर ये दोनों महंगे थे ज़्यादा। अच्छा, आप आईपीएल में केकेआर के अलावा कभी ऑफर आई हो उस टाइम पे, यार यहाँ आ जाए, आप कट के चौके मार रहे? नहीं, हमारा असल में हुआ ये था कि पहले जब आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मेरा राजस्थान रॉयल्स में हुआ था। हाँ। वो फिर ट्रेड में केकेआर ने मुझे उधर शिफ्ट कर लिया। उनसे कोई वो ट्रेड विंडो खुलती है लीग्स में, उसमें मैं उधर चला गया नाइट राइडर्स में फर्स्ट सीज़न में ही। और अभी पहला सीज़न खेल रहे थे तो मुझे याद है कि उन्होंने 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो था ना वो साइन किया था प्लेयर्स के साथ। बट वो फिर उसके बाद हालात पॉलिटिकली कुछ अच्छे नहीं थे, तो फिर तमाम प्लेयर्स उसके बाद कभी आज तक गए नहीं दोबारा आईपीएल में। सो वो पहला सीज़न जब खेला था तब तक तो केकेआर ने 3 साल के लिए साइन कर लिया था, तो फिर आगे जो चीज़ है वो फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ा होगा, क्योंकि अगला सीजन आपको पता है अभी तक पाकिस्तान टीम वहाँ नहीं जा रही, वो इधर नहीं आ रहे, तो पॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं उसकी वजह से। नहीं, होपफुली मैं तो यही समझता हूँ कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से ही अलग होना चाहिए, पॉलिटिक्स ही बना दिया है। आप ये देखें, कबड्डी का मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, वो स्विमिंग का मुकाबला हो रहा है और पता नहीं क्या क्या मुकाबले हो रहे हैं, हॉकी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मसला क्रिकेट के साथ है। तो ये एक, वो भी समझते हैं कि ये एक मॉडल सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो हम नहीं खेलेंगे, हम इसी पे शोर करेंगे। ये एक चाइल्डिश अप्रोच है। देखिए, चाइल्डिश नहीं है ये, वेरी वेल थॉट अबाउट, वेरी वेल स्ट्रेटेजाइज्ड अप्रोच है ये। बिकॉज क्रिकेट जो है ना ये सेलेबल है, ये इट्स अ मार्केटेबल प्रोडक्ट। पाकिस्तान में और कोई स्पोर्ट मार्केटेबल नहीं है। सो उनको पता है कि तकलीफ़ किधर हो सकती है, वहाँ देंगे। हाँ, ये वो नहीं है कि आप कहें कि कोई एक वैसे ही एक शरारत है कि यार लोग देखते हैं तो इट इज़। आप देखें ना, आईसीसी का टूर्नामेंट हो, पहले राउंड में पाकिस्तान इंडिया का मैच कराते हैं, दे डोंट इवन टेक अ चांस। 2007 का वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज़ में, जब पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया, इंडिया बांग्लादेश से हार गई, तो पाकिस्तान इंडिया जो सोल्ड आउट मैच था वो नहीं हुआ, उससे उन्हें बहुत लॉस हुआ। सो नाउ दे मेक श्योर कि ये पहले राउंड में खेल जाएँ, आगे खेल जाएँ तो उनके लिए आइसिंग ऑन द केक है, ना खेलें तो एटलीस्ट देव मेड देयर मनी। तो पाकिस्तान और इंडिया जब खेलते हैं तो बहुत सारा कह लीजिए कि जो मार्केटेबल प्रोडक्ट है वो मैच बिकता बड़ा महंगा है, उसके एड्स बहुत महंगे, एयर टाइम उसका एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली, हर चीज़, फिर ब्रांडिंग और फिर ब्रॉडकास्टिंग, क्या क्या। तो आप देखें ना कि पाकिस्तान से कोई कितनी ब्लैक में कितनी महंगी बिकती है, अंदाजा लगाया। हम तो टिकटें लेते हैं ना, हमें पता है। पाकिस्तान से कोई लहदा नाराज़गी नहीं है। आप देखें, चाइना भी तो उनके साथ लड़ रहे थे बॉर्डर पे, हाँ बिल्कुल, अंदर भी आके उन्होंने काफ़ी कुछ किया, उसकी वीडियोस भी वायरल की, लेकिन चाइना वो खेलने गए कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि चाइना से बिजनेस है। सो पाकिस्तान के साथ डिफरेंट स्टोरी। बात सच है, लेकिन है कड़वी, ये बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, अप डाउन्स आते हैं। स्कैंडल के हवाले से थोड़ी सी मैं रिकॉल करूँगा। वो हो गया, ठीक है, जो भी हो गया वो हो गया। जेल के कुछ मोमेंट्स बताया आज, जो टाइम मुश्किल गुजरा है, वो क्या गुजरा है, वहाँ पे क्या आपका एक्सपीरियंस था, करते क्या थे आप, और क्या मामला था, होती कैसी है उनके वहाँ पे जो भी उनके होते हैं सारी। वेल ये जो कह लें कि जो कन्फाइनमेंट है वो कन्फाइनमेंट है, चाहे वो महल में, उसका भी बाहर से दरवाज़ा लगा देना तो देयर कम्स अ टाइम बंदा कहेगा कि यार ये मैं किधर फंस गया। ये बात वहाँ तो ऑब्वियसली इट वाज अ प्रॉपर कन्फाइनमेंट, और उसमें उनकी कैटेगरीज होती हैं। एक हाई अलर्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हार्डकोर
किस्म के जराइम के लोग होते हैं, फिर एक वाइट कॉलर होता है, मर्डर वाले, वो भी हो सकते हैं, उसमें नारकोटिक्स वाले भी हो सकते हैं, डिफरेंट लोग हो सकते हैं जो हाई ग्रेड आप समझ लीजिए। फिर एक आता है वाइट कॉलर आता है, वाइट कॉलर, तो वो फिर कैटेगराइज कर देते हैं। उसमें यह था कि आफ्टर इवेल्युएशन, वहाँ पे एक इवेल्युएशन होती है, देन दे सी के बंदा की बैकग्राउंड क्या है, सही, तो उसके बाद वो आपको अलाइक जो होती है ना वैसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे आपसे तकरीबन मिलते जुलते उस किस्म के लोग हों, वाइट कॉलर। हाँ, तो फिर उसमें ये है कि आपको वंस यू आर एवेल्यूएटेड तो यू हैव ऑप्शंस कि आप एक लाइब्रेरी में एटलीस्ट दिन में 6 घंटे आप काम कर सकते हैं, या जिम में कर सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं। काम मतलब बोले तो ऑब्वियसली जब आपको वो किसी भी जिम टाइम या रिसेप्शन पे देते हैं ना, तो पेपर वर्क आपको दे देते हैं या कंप्यूटर का काम दे देते हैं, ये करो, ये करें, तो वो चीज़ थी। बाकी है कि इट इज़ अ हार्ड टाइम, और इट इज़, आप क्या करते थे वो तो बताएं। ये तो आपने बता दिया कि मैं ये तो ऑब्वियसली मैंने तो अपनी ट्रेनिंग ही करनी थी ना, मैंने तो अपनी ट्रेनिंग करनी थी, क्योंकि मुझे तो था कि बाहर निकल के तो मैंने अपने करियर को परस्यू करना है। सही है, तो मैंने तो अपनी ट्रेनिंग की, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि आप जिम में जो है इंडक्शन करें और उसके बाद आप ट्रेनिंग करें। तकरीबन 2.5 साल नहीं, इट वाज 8.5 months। ये मुश्किल वक्त आप पे भी, पाकिस्तानी फैंस पे भी, पाकिस्तानी क्रिकेट पे भी खैर गुजर ही गया, लेकिन एक छोटी सी चीज़ फील की कि 2-3 लोगों का जब नाम आया तो उसमें आपको लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया टीम में वापसी के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, कीपिंग इन माइंड के हर चीज़ के पीछे बेहतरी है अल्लाह की ज़ात की, और समटाइम्स इंसान उसको उतना क्लियरली रियलाइज़ नहीं करता है अनलेस कि अल्लाह चाहे कि आपको नज़र आ जाए। तो मैं उसमें ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करता, बिकॉज वंस यू गो बैक इनटू द पास्ट यू ओनली डिस्टर्ब योरसेल्फ। यस, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज़ नथिंग एब्सोल्युटली विच या मैं या कोई और बदल सके। सो बिल्कुल मैं आई ऑलवेज से कि इसमें देयर इज़ नो पॉइंट, बट इट्स समथिंग दैट यू डोंट विश कि किसी के साथ भी हो। बाकी है कि पाकिस्तान में जो हमारी कह लें कि जो कोर से ग़ुलामी निकली नहीं है, हम किसी को सेटिस्फाई करने के लिए ना अपने घर की भी किसी भी चीज़ को कर देते हैं, खुद से प्रिज्यूम कर लेते हैं, करूँ हो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। ये तो लोग क्या कहेंगे के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो पाकिस्तान में भी यही मसाइल है, वरना बाकी दुनिया में तो जब आप वंस यू आर डन विद द पनिशमेंट तो यू आर एज गुड एज न्यू। लेकिन यहाँ पर अल्लाह माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपने लोग कुछ हैं जिनके लिए माफ़ी देना मुश्किल या नामुमकिन होती है। कुछ प्लेयर्स ने स्टैंड लिया था कि यार हम नहीं खेलना चाह रहे, नाम लिए बगैर, वो कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं था, वो बेसिकली इनसिक्योरिटी थी कि वापस आएंगे तो ये वाली जगह जा सकती है। तो वो तो जब एक प्लेयर की क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी और जब उसको फोर्स किया गया कि इसको हम ला रहे हैं, तो जो 3-4 ने स्टांस लिया तो उन्होंने कहा कि ये तो आ रहा है, आप डिसाइड कर लें। तो वो सारे उसी दिन खेले वो कैंप में, एक सेकंड के लिए भी नाराज़ नहीं हुए। सो प्रिंसिपल्स की बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपल्स इज़ व्हाट यू होल्ड ऑन टू। और अगर आप सिर्फ एक इनसिक्योरिटी को प्रिंसिपल का नाम दे रहे हैं तो वो बड़ी जल्दी नज़र आ जाती है, जो कि इस केस में आ गई कि जब वो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, ना लेकिन वो जब एक प्लेयर कैंप में आया था, 2-3 बंदों ने रिजेंटमेंट शो की, वो चेयरमैन साहब के पास गए, चेयरमैन साहब ने कहा जी ये खेलेगा, आप अपना फैसला कर लें। तो वो फैसला यही था कि फिर हम भी खेलेंगे। प्रिंसिपल तो फिर कोई ना हुआ। अच्छा सलमान भाई, आप आसिफ आमिर, आप में से सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा हर्ट और डिस्टर्ब और जिसका कैरियर ज़्यादा इफेक्ट हुआ हो आप तीनों में से? देखिए, हर एक को हर्ट हुई होगी अपनी अपनी जगह, मुझे लगता है सारे टेक ऑफ पे थे। आसिफ का मुझे वर्ल्ड क्लास, आसिफ एंड आमिर बोथ वर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, और ऐसे 2 बॉलर दुनिया में नहीं थे किसी के पास अभी तक। और हाँ जी, और विदाउट एनी डाउट आसिफ तो था ही एक, कोई कह लेंगे एक स्पेशल बीइंग। और आमिर एट हिज एज, आई थिंक इतने एज में बच्चा इतना स्किलफुल नहीं होता। सो दे वर हाई क्लास बॉलर्स। आज भी
जो है आई ऑलवेज मेंटेन के दे वर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और अनफॉर्चुनेटली आसिफ का तो कैरियर ही खत्म हो गया, ऐसे लगा उस पे ही, उसकी क्रिकेट पे क्या पाबंदी लगी कि उस पे ही लग गई पाबंदी ना। वो तो फिर ऐसे ही हुआ ना, सिवाय आमिर के तो बाकी तो नहीं खेले ना दोनों। नहीं खेले, बिल्कुल नहीं खेले। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल्स यही जो मैंने कहा ना कि दे फ्लक्चुएट। हालांकि आसिफ से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं यस बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट ही हैज़, बिकॉज ऑफ द स्किल ही कैरीज, यस। तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद 10-12 लोग पे बात आई, वो 10-12 में से 9-10 खेल रहे हैं, 9-10 खेल रहे हैं। सो पिक एंड चूज़ थी इसमें, देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्रिंसिपल जो कि सेट हुआ हो। और इस चीज़ के ऊपर यू फील, जैसे आपने कहा ना कि आपको लगता है कि यार ये क्या मतलब, ये इंसाफ तो नहीं है, या ये एक जैसी चीज़ तो नहीं हो रही, इट इज़ डिफरेंट, फ्लक्चुएटिंग विद डिफरेंट पीपल। लेकिन दैट्स द वे इट इज़। कितना बॉलिंग कैरियर आपको लगता है कि इन दोनों का बाकी था? खास तौर पे आमिर तो आसिफ। अभी तक खेल रहा है और मेरा ख्याल है कि उसकी अपनी चॉइस है कि वो नहीं पाकिस्तान खेलना चाहता, वरना अगर वो ही पुट्स हिज हार्ट एंड सोल इनटू इट तो मेरा ख्याल है वो अभी भी खेल सकता था। खेल सकता। और सेम विद आसिफ, उसको तो स्पीड की ज़रूरत ही नहीं थी ना, वो तो ऑफ द पिच इन द एयर ही इतना कुछ था उसके पास कि वो 120-25 पे भी मुश्किल था उसे खेलना। तो मेरा ख्याल है कि दे कुड हैव बीन द बेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले क्रिकेट। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान अपनी पीक पे था, ये सब साथ खेल रहे थे, आसिफ, आमिर, आप भी थे, और पूरी टीम एक बैलेंस खड़ी थी। तो हम उठ के सुबह टेस्ट मैच भी देखते थे, मज़ा आता था। और हर बॉल में कोई ना कोई वैरायटी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिख रही होती थी, ख़ास तौर पे बॉलिंग एंड में। नज़र लगी है, ये है। लेकिन इसमें एक पंजाबी का शेर है ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सी, कुछ साकू मरंदा शौक भी सी, कुछ ये भी एक एलिमेंट है। खैर, बेस्ट विशेस सबके लिए, जो जहाँ जाए। अच्छा, अभी ताज़ा आईसीसी का प्रोमो आया है जिसमें पाकिस्तान को बड़ा मायूस कौन, और पाकिस्तान की वो वाली उन्होंने बाइट्स लगाए हैं जिसमें सर पकड़ा हुआ है और मतलब एक हारा हुआ पाकिस्तान दिखाया। आपको क्या लगता है, ये एक उन्होंने जानबूझ के कुछ गड़बड़ की है? क्योंकि इसके पीछे हमारे हिंदुस्तानी भाई तो है ना सारे, और इसमें आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत इसको डिस्कस किया जा रहा है। इवन शोएब अख्तर साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि यार ग्रो अप, आप कब तक इस तरीके से करोगे? हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जो कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाबर आजम, उसको भी आपने नहीं लिया, और चले ठीक है नहीं लिया, उसके बाद आपने पाकिस्तान के तमाम जो इमेजेस दिखाए वो हारा हुआ दिखाया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो कोई हैरानी नहीं है इसमें। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? आप उनसे क्यों अच्छे की उम्मीद रखते हैं? उन्होंने आपके साथ अच्छा किया क्या है अभी तक? और आप क्यों अपने आप को इमोशनली हर्ट करते हैं? ऐसे ही एक बंदे से उम्मीद लगाते हैं जिसका पता है कि कोई फ़ायदा नहीं, और फिर उसके किए को हम डिस्कस करते हैं, और एट द एंड होता क्या है, वो डिस्कस हो रहा होता है। एट द एंड होता क्या है, जिसने किया है वो, उसको नहीं पता था कि ये रिएक्शन आएगा। वो कहता है देखो जो मैंने फायर किया था ना वो लग गया जाके। सो आई थिंक हमें उनकी इतनी वैल्यू नहीं बनानी चाहिए कि उनकी इस तरह की चीज़ें हमें डिस्टर्ब करें। उन्होंने प्रोमो चलाया, आप अपना चला लें। सर, वो इंडियन बीसीसीआई का प्रोमो नहीं है, वो एक आईसीसी का प्रोमो है जिसमें तमाम टीम है। आईसीसी इज बीसीसीआई ना। आईसीसी हु फंड्स क्रिकेट इन द वर्ल्ड। देखिए, दुनिया जो है वो चल रही है फाइनेंशियल मॉडल्स के ऊपर। दुनिया जो है ऐसे ही दुरुस्त पर प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमें ये पता है कि ऐसा हो रहा है, देन व्हाट्स द पॉइंट? हम क्यों उनको डिस्कस कर रहे हैं? दे शुड नॉट बी एज रेलिवेंट फॉर अस कि हमारे वक्त उन पे वो ऐसे क्यों बैठा है, उसने यूं क्यों देखा है, उनने ये कर दिया है। इतने तो वैल्यूबल हैं ही नहीं वो कि हम उन्हें बार बार डिस्कस करें। एटलीस्ट फॉर मी दे आर नॉट। इस बात में गिला है आपका? गिला नहीं है, एक बंदा ही आइंदा है वो है ही इस तरह का। तो गिला किससे? गिला तो उससे बंदा करे जिससे कोई उम्मीद हो कि शायद ये ठीक हो जाए, तो नहीं होना। तो यह जब होगा तो प्लेजेंट सरप्राइज, तो कह देंगे यार बहुत अच्छी बात है। अब उस पर क्या सोचना है? अजीब सी बात है। वो एक अंग्रेजी में कहते हैं वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कांट चूज अवर नेबर। तो यार एक नेबर वो
कयामत तक English में पाकिस्तान ये- नेबर है। देखिए इंग्लिश में ये भी कहते हैं कि यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ द विलेज बट यू कैन नॉट टेक द विलेज आउट ऑफ द बॉय। Yeah, वो सही- चीज़ नहीं सही- निकलनी, सही। वो ठीक नहीं होनी। दैट डजंट बॉदर मी। मुझे तो 1 मिलीमीटर भी इसमें कोई वो नहीं है कि जो है ना ये ज़्यादती हो गई है। वो होती रहनी है, हमें उससे तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। नहीं, आपने तो बहुत ऊपर की बात की, लेकिन ये डिस्कस जाहिर है सब हो रहा है। और एक पाकिस्तानी फैन जो प्रोमो देख रहा है और वो एक्साइटेड हुआ, बस शाहरुख खान भी है, बहुत अच्छी बात है। एक वर्ल्ड क्लास एक्टर को नादिर आपने होता लिया ही है कि वो इस तरह उसके का बाद जितना मर्जी उसकी कुछ कर लें, expectation- इससे उनके टीम के ऊपर ही प्रेशर बिल्ड होता है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बिल्ड होता। जब हम जाते हैं ना उनसे मैच खेलने, प्रेशर उनके ऊपर है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। हाँ, हाँ, कोई प्रेशर नहीं है। मैं आपको बताऊं, व्हेन वी वर प्लेइंग, हार जीत ज़रूर होती थी, वो भी जीतते थे, हम भी जीतते थे, लेकिन देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जब हमने ये सोचा हो कि ये हमें हरा लेंगे। हम ऐसा सोचते ही नहीं। अच्छा, एटलीस्ट जितना मैं टीम में वक्त गुजारा है पाकिस्तान की इन माई प्लेइंग डेज, और अभी भी माशाल्लाह अभी तो ये जीते भी हैं, एशिया कप में भी मैच जीता है इन्होंने, ये अभी रिसेंटली इमर्जिंग जीता है, उससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता है, फिर वो वर्ल्ड कप का मैच जो वो 10 विकेटों से जीता है। सो लेटली पाकिस्तान ने काफ़ी, जब भी नॉकआउट स्टेज आई है वहाँ पे पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट खेली है। जो प्रेशर गेम्स हैं ओवरऑल, अगर आप इंडिया को देखें, टेस्ट चैम्पियनशिप के दोनों फाइनल हारी है, को मेरे ख्याल है 11 या 14 के बाद अभी तक वो नॉकआउट का मैच नहीं जीते। तो प्रेशर तो उनके ऊपर है। वो इस तरह की चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? वो पहले वो एड्स भी इस तरह के वो आया फनी था, बनाते थे। वो मौका यार, उसमें भी अच्छा। वो वैसे एक बात है, ये अप्रिशिएट करूंगा मैं उनको, उनकी ये क्रिएटिविटी, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीता नहीं था और उस पर उन्होंने बना दिया था कोई बात नहीं, अगली दफा वो मज़ा आता था। लेकिन यार यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और जैसे सलमान भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि यार इतनी इम्पोर्टेंस वाली बात वो है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। ये बड़े आदमी को ये जेब नहीं देती है। ये मैं एक बात बताऊं आपको, आप लोग बड़े हैं, ये जेब नहीं देती यार आप लोगों को ऐसी छोटी हरकत। सलमान भाई, सर आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आपका सबसे फेवरेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो आप वो कि वाह भाई यही है, बस यही है? सईद अनवर, आमिर सुहेल एज आई ग्रू अप, और ब्रायन लारा। एक फेवरेट बताना चाहें इनमें से एक? देखिए, एज अ पाकिस्तानी, अलाउ मी टू से एटलीस्ट दीज 3 नेम्स बिकॉज इन तीनों का बड़ा फुटप्रिंट है इन माई करियर। सईद भाई ने भी मुझे बैटिंग सिखाई है, सही। आमिर सुहेल ने भी मुझे सिखाया है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के टूर से पहले मुझे प्रैक्टिसें करवाई हैं, वो उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे। और उसके बाद जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था तो वर्ल्ड 11 का एक मैच था साउथ अफ्रीका में, जहां मेरी ब्रायन लारा के साथ पार्टनरशिप हुई है कोई 70-80 रन्स की। और मुझे याद है एक बागा जिना में साइड मैच था वेस्ट इंडीज़ से, तो मैं 100 पे खेल रहा था, तो टी हो गई तो ब्रायन लारा ने मुझे बुलाया और उसने मुझे 3-4 चीज़ें बताई कि ये ठीक नहीं है, इनको ऐसे करो। हालांकि वो अपोजिशन का कैप्टन था। अच्छा। बट द ग्रेट मैन, वो एक यंगस्टर को ही वॉज गाइडिंग कि आपको क्या करना चाहिए, आप इससे बेहतर खेल सकते हो। सो वरना इतने बड़े प्लेयर को उसे क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की? सही। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। और सईद भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ अर्सा पहले मैं डोमेस्टिक सीज़न लास्ट जब खेल रहा था कराची में, उसके फाइनल्स थे, तो मैं सईद भाई से पता किया कि वो घर पे हैं, तो मैं उनसे मिलने गया और मुझे कुछ चीज़ें उनसे बैटिंग के मुतालिक उस वक्त भी पूछी, उन्होंने मुझे बताई। वैसे तो और भी सीनियर्स बताते हैं, लेकिन ये क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स थे तो इनकी जो चीज़ थी वो ज़रा मुझे ज़्यादा क्लिक करती थी। तो मुझे इजाज़त दें आपको, मैं तीनों पे ही रुकूं। नहीं जी, तीनों को कर लें, लेकिन सईद भाई का मुझे वाकई याद आ रहा है। सईद भाई तो अब वो ज़्यादा मसरूफ़ इतना रहते हैं, वो क्रिकेट को भी फॉलो नहीं करते। मैं, बाबर आजम और फ़खर जमान मौजूद थे, तो मस्जिद नबवी में हमारी मुलाकात हुई सईद अनवर से। तो सईद अनवर फ़खर जमान से पूछ रहे हैं कि तुम खब्बा खेलते हो सज्जा खेलते हो? मैंने कहा यार ये तो क्रिकेट देख ही नहीं रहे आजकल।
वो फ़खर ज़मान से पूछ रहे हैं किस तरह खेलते हो तुम। तो खैर ही इज़ द बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्शनल क्रिकेटर, आई थिंक अहेड ऑफ हिज टाइम। कोई स्लेजिंग का कोई वाकया, कोई ऐसी चीज़, कोई फड्डा, कोई बॉलर ने आगे से कोई गालम गलौच कर दिया है, कोई बल्ला अल्लाह आपने दिखा दिया है, कोई यूं यूं करके बल्ला मार दूंगा, कोई वाकया, कोई सबसे बड़ा फड्डा? देखिए कुछ ह्यूमरस चीज़ें हैं, कुछ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लड़ाई नहीं है। मुझे याद है कि टेस्ट मैच मुल्तान में था इंग्लैंड से, तो फ्लिंट ऑफ ने ना मुझे बाउंसर किया जा रहा था, वो पार्टनरशिप लगी हुई थी, विकेट इंग्लैंड को चाहिए थी और वो खासा तेज़ था, 150 148 पे वो बॉलिंग कर, तो उसने मुझे ना एक बाउंसर किया जिस पे मैं थोड़ा ऑफ बैलेंस हुआ, तो मेरे करीब से बॉल गुजरा, तो वो करीब आया और उसने मुझे ऐसे घूरा, एक तो इतना लंबा, इतना हाथ उसका, बॉल छोटा सा टेनिस बॉल लगता था उसके हाथ में, तो मुझे कहता है कि प्ले इट, मारो इसको, ट्राई एंड हिट दिस वन। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा यू आर एन ऑफ स्पिनर, बस मेरी ये मुंह से निकलनी थी बात। अगले 5 ओवर उसने मुझे सिर्फ बाउंसर की, एक मेरे इस कंधे पे लगी, एक इस कंधे पे लगी। मैं तो चुप ही ठीक था, ऑफ स्पिनर बोल दिया आपने। तो खैर उसका लेकिन फ़ायदा हमें ये हुआ कि चले विकेट भी बच गई, आउट नहीं हुए, और वो जो उसकी एक कह लें कि जो एग्रेशन, जो एनर्जी थी ना, वो सारी 5 ओवर्स में निकल गई, क्योंकि जब बॉलर इतने बाउंसर करता है लगातार, तो फिर वो अगला स्पेल काफ़ी देर बाद करना पड़ता है उसे आके, तो उसका हमें एज ए टीम फ़ायदा हुआ। फिर एक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में हम मेलबर्न में खेल रहे थे, तो शॉर्ट टेट, नहीं एक शॉर्ट टेट का भी है, वो मैं बताऊंगा। वो तो इंग्लैंड में हुआ था। हाँ। वो तो खैर एक ऐसे ही उसको थोड़ी मार पड़ी थी, कामी भाई ने भी मारा, मैंने तो एक आधा ही मारा, ज़्यादा कामी भाई ने मारा था। हाँ। तो वो भागा है, तो मेरे आगे ना वो फ्लाइज 2-3 मोटी मोटी मक्खियाँ, तो मैंने ऐसे उसको किया, तो मैंने उसको रोक दिया पीछे हट गया। हाँ, तो वो जंप में था, हाँ। वो जंप में था, वो फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल होता है थोड़ा, उसका एक्शन भी नॉर्मल एक्शन नहीं था, वो मलिंगा की तरह वो तब गया, वो थोड़ा सा उस पर हुआ। बहरहाल मैंने कहा हु केयर्स, ठीक है दोबारा कर लो, कोई मसला नहीं है। हम भी रोज़ शोएब अख्तर को खेलते थे, हमें शॉर्ट टेट तेज़ थोड़ी ना लगता था। वाह वाह तो वाह। वो जो ऑस्ट्रेलिया में मज़ा ही आया कि हेडन और गिलक्रिस्ट खेल रहे थे, अब वो बहुत ज़ोर से हिट मारते हैं और बड़े इम्पोजिंग फिगर्स, बड़े बड़े बंदे, हम उनके आगे स्कूल बॉयज़ लगते हैं। तो वो ना जब स्वीप मारे तो उसके बैट से हवा आती थी प्रॉपर, मैं सिली पे बैठा था फील्डिंग कर रहा, हेलमेट पहन के, तो वैसे मारे तो आवाज़ है बॉल की भी और उसके बैट की भी। तो मुझे कैप्टन कहते हैं उस मैच के, कहते हैं बट एनू गालां कट। मैंने कहा भाई मैं नहीं कटनी, कहते नहीं तेनों इंग्लिश आती है तो एनू गालां कट। मैं कहा मैं इंग्लिश दस देना तो किसी और नू खिला रो, बिकॉज वो इतना बैट उसका करीब से जाता था कि वो थोड़ा सा यूँ एक्सटेंड कर दे तो आप खड़े हुए हैं, लग सकती है। लगी हैं बहुत सारी। मुझे पीटरसन बहुत ज़ोर से शॉट मारता, तो उसके 2-3 हिट्स लगे थे एक ही टेस्ट मैच में, कि मेरी ये फिंगर्स थी दोनों, इनको मुझे इकट्ठे टेप करना पड़ा था। फिर थाई के ऊपर, बल्कि एक तो मेरी कमर पे बॉल लग के, तो वो दायरे से बाहर कैरी कर गया बॉल, इतनी जोर का शॉट था। तो मैं क्या करता था, कई दफ़ा ऐसा होता है गर्मी में भी स्वेटर पहन लेता था कि जो हिट है थोड़ी आराम से लगे यहाँ पर, क्योंकि बॉल वहाँ पर देखा आप स्वेटर बहुत पहनते थे। और दूसरा ना वो दानिश भाई बॉलिंग कर रहे होते तो अक्सर मैं सिली पे खड़ा होता था, दानिश भाई ने वो जिधर से शॉट जानी ना, उन्होंने कहना थोड़ा सा इधर हो जा, थोड़ा सा इधर हो जा। तो मैं दिल में सोचता था कि मैं चौका रोकने तो नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे, तो कोई एज लग के कोई कैच आए, लेकिन वो बड़ा उधर बंदा बड़ा अल्लाह के करीब रहता है, उस जगह पे दुआएं करता रहता है कि बचत होती रहे आपकी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई इंडिया के खिलाफ कोई वाकया जो जिसने स्लैजिंग बहुत की हो? इंडिया के खिलाफ ऐसा सच मैं आपको बताऊं, ये लेटली थोड़ा बहुत शायद वो कुछ बोलना शुरू हुए, हमारे टाइम पे नहीं। बैकफुट पे होते थे, डेफिनेटली बैकफुट पे होते थे। देयर वाज नॉट अ डे कि जहाँ पर हमें लगा हो गई कोई चैलेंज इस तरह से वर्बल चैलेंज हो रहा है, या कह लें कि डिसेंसी थी अगर बड़ा पॉजिटिवली लेना है, वरना नहीं बोलते थे। हाँ, इंडियन टीम डिसेंट थी आपके टाइम पे शायद कंपैरेटिवली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देयर वाज नॉट अ थॉट दैट वेंट बाय कि यार ये भी आपको चैलेंज करेंगे, चाहे जो मर्जी है। हालांकि ज़हीर खान अच्छे खासे तेज़ थे, नेहरा 140 प्लस बॉलिंग करते थे,
वो चारों ही तो खब्बे खिला रहे थे हमारे खिलाफ। आरपी सिंह भी खेल रहा था, लेकिन इरफान सीधी पठान भी बॉलिंग खेल करा रहा देते था। थे नहीं सीधी तो नहीं करते थे, इरफान का गेंद काफी स्विंग होता था। इरफान अच्छा नया बॉल करते थे। सही। हैट्रिक भी कराची में की उन्होंने पहले ओवर में बहुत टेस्ट 3 मैच अच्छे में। प्लेयर आउट किए आप। हाँ, यूनुस भाई और यूसुफ भाई तीनों हाँ, अच्छी और तीनों अच्छी hat-trick बेहतरीन थी। बॉल्स थे, मतलब अनप्लेबल डिलीवरीज पे उसने आउट किया। जहीर खान ऑफ द पिच बड़ी अच्छी मूवमेंट थी। फिर एक उनके बॉलर थे बालाजी राव। हाँ बालाजी राव नहीं, नहीं सॉरी, बालाजी बालाजी। अब वो तवे से शर्त लगा के जो पैदा हुआ हुआ है। हाँ समझ गया मैं। वो एक आता था हमारे बड़ा पास, अच्छा लड़का था, बड़ा अच्छा लड़का है यार। अब उसको ठीक हाँ है, जी हाँ जी, वो से के काला नमक चाटने का दिल कर जाता था देख के। यार नादिर मैं फॉर्म में आ गए बहरहाल। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। He was a decent bowler, अच्छा बॉलर था, जो बात है। भागता आता था, बहुत अच्छा था, मुझे याद है बालाजी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो इंडियन बॉलर्स में सबसे मुश्किल लगा एज अ बैट्समैन, वो कौन सा एक बॉलर है जो आप कह रहे हैं मुश्किल है? इरफान पठान या नहीं मुश्किल इनमें जब 5वें चौथे दिन का पिच बन जाता था ना, जब जरा रफ पैचेस बन जाते हैं तो ऑफ द पैचेस कुंबले थोड़ा सा उनको बाउंस मिलता था एक्स्ट्रा, थोड़ा सा। लेकिन उनको मैं 1-2 टेस्ट मैचेस में ही खेला हूँ, वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं था। देयर वाज नॉट एनीबडी इन देयर टीम का जो लगेगा यार है पता नहीं मुसीबत पड़ गई है, ऐसा कोई नहीं था। ये फ्लिंटॉफ के अगेंस्ट फील होता था कि बहुत एक्यूरेट है। ग्लेन मैग्रा के साथ फील होता था एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी, वो एक ही जगह पे वो एक पॉइंट पे लेंथ पे हिट किए जाते थे और वहीं से दोनों स्विंग करते थे। या कह ले कि जब आपस में खेलते थे मोहम्मद आसिफ, वो भी वही चीज़ थी, वो एक जगह से दोनों तरफ मूवमेंट करता था। लेकिन ये बाकी इंडिया के उस वक्त अटैक में ऐसा कोई बॉलर नहीं था। कोई ऐसा बॉलर जिसे आप जिंदगी में फेस नहीं करना चाहते हो कि यार बस एक बॉलर? और दोनों ही हमारी टीम में थे। कौन? शोएब भाई और आसिफ। सीरियसली? दोनों ही हमारी टीम में थे, प्रैक्टिस में फेस कर लेते। बताएं। नेट्स पे भी मैंने सुना है शोएब भाई पूरी बॉलिंग करते थे, प्रॉपर बॉलिंग करते थे। वैसे मेरा जो हाईएस्ट स्कोर है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो शोएब भाई के अगेंस्ट ही है। कदाफी में मैंने 295 किया था। लाहौर पंजाब वर्सेस नॉर्दर्न रीजन, इस्लामाबाद से मैच था। तो इनकी बॉलिंग थी सुहेल तनवीर, शोएब अख्तर, यासिर अरफात और राव इफ्तिखार, और मोहम्मद आमिर इनके 12th मैन थे उस वक्त। सो दे वर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स। बट शोएब भाई से जो डर था वो ऑफ कोर्स कि बॉल मार देंगे, लग जाएगी। तो और क्या डर होना था? हैं? और क्या डर होना? यही होना था, यहाँ ना हो जाए, यहाँ ना हो जाए, यहाँ ना लग जाए, यही होता है। मारी भी है बॉल? एक दफ़ा लगी है मेरे हेलमेट पे, ऊपर से लग के पीछे से। अच्छा। हाँ। अगर बिलफर्ज हेलमेट ना होता हाँ तो आज कौन सी आपकी बरसी होती? तकरीबन 10वीं 12वीं? 2000 कब की बात है ये? 7 की बात है ना। 16वीं बरसी होती है आपकी। बड़ी बात है। और जितनी प्रेशर से लगी होगी, और आप कह रहे मुझे फुल इम्पैक्ट नहीं हुआ था, वो ऊपर से कह लेंगे उसको किस करके हेलमेट को कीपर के ऊपर से वो चौक बाउंड्री हो गई। प्रैक्टिस मैच था। लेकिन शोएब भाई का ये था कि वो इंटेंसिटी नीचे नहीं करते थे, चाहे नेट प्रैक्टिस हो रही है चाहे प्रैक्टिस मैच हो रहा है। ही वॉज एट यू, पूरा रनअप पूरा जोर वो हमेशा लगाते थे और पूरा टेस्ट करते थे बैट्समैन। और आसिफ से किस बात का डर होता था? आउट होने? आसिफ तो एक्यूरेसी थी ना। आसिफ का यही है कि आपको स्कोरिंग ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है। आसिफ को जब तक आप रिस्क ना लें ना, आप अपनी जगह से ना हिलें, थोड़ा स्टेप डाउन करें, थोड़ा नया एंगल क्रिएट करें, तो वो आपको अपनी जगह से बहुत कम बॉल देता था शॉट मारने के लिए। और इसीलिए वो सारी दुनिया के बैट्समैन ने अपनी किताबों में आसिफ का नाम लिखा है, चाहे वो डिविलियर्स है, हाशिम आमला है, पीटरसन है। और मुश्किल प्लेयर्स के साथ खेला है वो आसिफ। हाँ जी। एज कम्पेयर टू मुझे जितनी क्रिकेटिंग नॉलेज है, आज के प्लेयर्स और आपके टाइम के प्लेयर्स में क्वालिटी वहाँ है। देखिए, जो स्किल्स में डिटेलिंग है ना, वो लंबी क्रिकेट से आती है। अब के दौर में बहुत सारे मुल्कों में 2-4 के अलावा टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं रह गई। अजीब सी, हाँ ये बात है। उस वजह छट गई जी। हाँ, उस वजह से स्किल लेवल्स वो नहीं है। आप अगर कहें कि आपको भी आसिफ कहीं नज़र आ रहा है पाकिस्तान में अगला, या अगला कोई शोएब अख्तर है, तो कोई नहीं है। आपके जो मतलब अब 150 को साल में 4 दफ़ा टच करते हैं फास्ट बॉलर, शोएब भाई 1 ओवर में 4 दफ़ा कर देते। और इवन मोहम्मद शमी 150 प्लस बॉलिंग रेगुलर करते थे, वो भी बहुत तेज़ थे। तो हमारे तो जो राव इफ्तिखार, राना नवीद और अब्दुल रज़ाक थे एट देयर प्राइम, ये भी 140 प्लस थे। लेकिन इनको कभी किसी ने जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं बोला था।
आजकल तो 140 वाले की मशहूरी हो बड़ी जाती है, तूती वो बोलती कहता है कि जी। बहुत तेज है भाई। बहुत तेज है। लेकिन समी का क्या मसला था? समी अपने कद तक नहीं पहुंचे जो एक बॉलिंग कैरियर जैसे कामयाब बॉलर के नाम से उनको क्या मसला था? उनकी बॉलिंग में कोई मसला था? क्या था? कोई गलती थी? देखिए मसला तो कोई नहीं था, आई थिंक कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। मे बी शायद थोड़ा सा अपने पुट ऑफ हो जाते थे, नॉट एबल टू फोकस ऑन अ सर्टेन एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और एक और चीज़ है, थोड़ी उनकी बैड लगती है, उनके कैच बहुत छुटे हैं। अगर आप उनके स्टैट्स निकलवाएं ना, कुछ 40 के करीब इंटरनेशनल क्रिकेट में कैच छुटे हैं नहीं करे समी के। समी भाई के। अल्लाह। तो वो बहुत ठीक ठाक जेन्युइन फास्ट बॉलर। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट ईयर T10 खेले दुबई में, तो अभी वो इतनी क्रिकेट नहीं खेलते। वो उधर भी 140 पे बॉलिंग कर रहे हैं अभी ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ। नहीं करेगा। हाँ, जो अभी आज का लड़का जेन्युइन पेसर है ना 140 वाला, वो मोहम्मद शमी अभी भी 140 पे बॉल कर रहे थे। शारजा स्टेडियम में हुई T10 लास्ट। और वो खेला था श्रीलंका का प्लेयर, वो रेगुलर क्रिकेट खेलता है, लीग क्रिकेट, दिलशान। उसका पाँव फ्रैक्चर कर दिया उन्होंने फाइनल में। तो अभी तो समी तो बिल्कुल भी नहीं खेलता। अच्छा, जैसे आपने बताया सलमान भाई, जैसे बॉल लगी हेलमेट पे और निकल गई, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी मरा था, डेथ हुई थी। फिलियूज। यस, वो ज़रा बताएंगे वो किस तरीके से हुई थी, क्या हुआ था, गलती किसकी थी, बॉलर की थी या उन्हें बॉल लगी कहाँ? नहीं देखिए, गलती तो किसी की नहीं थी। हुआ एक्चुअली ये था कि वो पहले, जो मुझे पता है कि उसने शॉट मारा है और वो पहले मार गया, और जब वो मुड़ गया मार के, बॉल पीछे से आके उसको लगा है बिहाइंड हिज हेड, और वहाँ लगा है जहाँ पे हेलमेट ख़त्म होता है। हेलमेट की कैप जहाँ तक होती है ना, अब तो उसके पीछे एक स्ट्रिप आप देखते होंगे, एक नई स्ट्रिप आ गई है, उसी के बाद लगी है ये। हाँ, उसी के बाद ये बनी है स्ट्रिप। हाँ। तो वो लगा उस एरिया में, डेलिकेट एरिया में, अनफॉर्चुनेटली। और हाँ, अब बॉलर तो बाउंसर करते हैं, अभी भी करते हैं, वो तो प्रैक्टिस में भी बाउंसर करते हैं अगर गुस्सा चढ़ जाए उन्हें तो। सही है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि उसको बॉल वहाँ लग गई, और ये नहीं था कि कोई उसको टाइम नहीं मिला, वो तो वक्त से पहले मार के मुड़ा है तो बॉल पीछे आके लगी है। यानी कि बॉल की स्पीड नहीं उसको मारा, उसको तो वो खुद पहले मार गया, उसको मिस टाइम कर गया और लगी है उसको पीछे। अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट कम बैक। वो नर्व कोई ऐसी डैमेज हुई कि जिससे वो बाद में एट अ पॉइंट हो गई थी इंतकाल या नहीं, आई थिंक उन्होंने डिक्लेयर तो किया था काफ़ी बाद में जाके, जब हॉस्पिटल ले गए थे एम्बुलेंस के जरिए, बट आई थिंक ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम द टाइम जब से उसे कैरी किया उन्होंने वहाँ से। बेशक चले ये अच्छा है। लेकिन इसके बाद एक डर, दहशत एक ये प्लेयर्स के अंदर आ गई थी। देखिए ये हमेशा होता है। अगर कोई ये कहे ना कि मुझे बॉल से डर ही नहीं लगता, तो आई थिंक कि दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, अगर मरेंगे भी नहीं तो हड्डी तो तोड़ेगा बॉल, इस स्पीड पे आ रहा है। बट स्टेक्स इससे ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर देन योर फिजिकल साइड। लेकिन अब आप अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, तो ये तो सेकेंडरी थॉट है कि क्या होएगा जब लगेगा। आप तो ये सोच रहे हैं मैंने क्या करना है इसके साथ, इस ऑपोजिशन के साथ, इस बॉल के साथ मैंने क्या करना है। अगर मैं इस सोच में हूँ कि मुझे ना लग जाए, तो अगला काम तो फिर मुझे छोड़ ही देना चाहिए। जी सलमान भाई, आप कप्तान रहे, पाकिस्तानी टीम को लीड किया। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे बेस्ट कप्तान, कैप्टन आपको कौन लगता है, तो सबसे ज़्यादा अपील करता है कि यार बहुत अच्छा है? देखिए रीसेंट हिस्ट्री जो गुजरी है ना पिछले 15 साल, उसमें दुनिया का बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है। पता नहीं, मुझे ऐसा कैप्टन लग रहा था यही जवाब देंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, उसकी फिजिकल अपीयरेंस अगर आप देख लें, और वो कभी भी ओवर एक्साइटेड आपको फील्ड में नज़र नहीं आता, वो कभी प्लेयरों से उलझता हुआ शाउट करता नज़र नहीं आता, एंड वेरी कूल ऑपरेटर। बहुत कह लें कि वो पूरी टीम उछल कूद कर रही होगी, वो अपनी जगह पे नॉर्मल तरीके से खड़ा है, इंटेलिजेंट, जीनियस। इसी तरह एक कैप्टन था न्यूजीलैंड का, स्टीफन फ्लेमिंग, वो भी बिल्कुल, और वो उसका हेड कोच है। जब से चेन्नई सुपर किंग बनी है, पहले वो खेला है 1-2 साल, और तब से वो उनके साथ, वो और धोनी इकट्ठे हैं। मतलब है दो बेहतरीन बंदे, बेहतरीन कप्तान। जो आप देखें वो नई टीम खिलाएं, सारे यंगस्टर खिलाएं, फिर जीत जाते हैं। वो 32 साल से ऊपर वाले सारे रख लें, वो फिर जीत जाते हैं। 14-15 में से 11 फाइनल खेलना
बहुत बड़ी टेस्टमनी है। और बीच में एक साल उसने नहीं खेला तो चेन्नई 0 पे आ गई थी ना कर जब जडेजा को कैप्टन बनाया था। सो दिस टेल्स यू कि एक लीडर का कितना रोल है। और आई महेंद्र सिंह धोनी के अंडर सचिन तेंदुलकर, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, तमाम उनकी जो प्राइम टीम है इंडिया की, वो सब खेली है उनके अंडर। और सारे वो भी मुतमईन है उनसे कि यार ये बड़े अच्छे कप्तान हैं। और ख़ासतौर पे उनके छोटे छोटे चंक्स वायरल होते हैं। कीपर को बोल दिया, कीपर है, बॉलर को यूं इशारा किया इस तरफ कराओ और स्टंप कर दिया। ये तो बड़ा एक्स्ट्रा क्लेवर। मैच था बांग्लादेश से, तो लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, वर्ल्ड कप का मैच था। तो जब बॉलर के साथ उसने बातचीत कर ली, प्लान तय कर लिया, तो अभी उसने वो भागना शुरू किया तो उसने एक ग्लव उतार के अपने पीछे, उसको जैसे टावल लटकाते हैं, उसने अपना एक ग्लव उतार लिया और उसने एक इनर से और एक उससे बॉल कलेक्ट किया और स्प्रिंट करके उसने रन आउट किया और वो मैच जीते। और वो इतना सा डिस्टेंस होगा रन आउट का, यानी अगर कोई और होता वो पैनिक होकर थ्रो मारता कि यार ये कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन ही रैन टू द विकेट्स विद द बॉल इन हिज हैंड। और उसने ग्लव पहले से उतार दिया हुआ था कि उसे पता कहीं थ्रो ना करनी पड़ जाए तो बाद में वक्त नहीं मिलेगा। सो टैक्टिकली वेरी सुपीरियर। और आई थिंक मैं इसलिए उनकी बात करूं कि बहुत सारे अच्छे कप्तान हैं लेकिन वो कंडीशनल कैप्टन्स रहे हैं। और फिर एक और ख़ासियत जो अच्छे कप्तान की होती है कि जब वो जाता है ना तो आपके पास एक बंच ऑफ प्लेयर्स वो तैयार छोड़ के जाता है कि जब वो जा रहा है तो वो सारा कुछ साथ नहीं लेके जा रहा, अगले 8-10 साल का सामान छोड़ के जाता है। तो ये भी एक उसकी है कि उसने बहुत सारे प्लेयर्स तैयार किए उनके लिए। बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। और आप जब कप्तान थे तो आप कोई ऐसा प्लेयर का बताना चाहेंगे जो आपकी सुनता ना हो, मतलब यार आप बोले यार क्या हो गया यार, सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? अच्छा, मैं तो ऑन द वे कैप्टन बना था। हमारा ये था कि मैं आई वॉज द वाइस कैप्टन टू स्टार्ट विद। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में था। अभी हम आखिरी सेशन, अभी हमारी बैटिंग चौथी आनी है, तीसरी इनिंग्स मैच की चल रही है, हमारी फील्डिंग थी। तो शाहिद अफरीदी कैप्टन थे, वो मिड ऑफ पे थे, मैं मिड ऑन पे था। उन्होंने वहीं पे मुझे बता दिया था कि ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच है भाई। और वो पहला मैच था जिसमें वो कप्तान बने थे। वो कंफर्टेबल नहीं थे ऑब्वियसली, या कंफर्टेबल नहीं होंगे या उन्होंने सोचा होगा कि यार टेस्ट क्रिकेट बोरियत है, या जो भी है, जो भी उनके जहन में होगा वो तो अल्लाह ही जानता है या वो बता सकते हैं। तो उन्होंने वहीं पे कह दिया था कि भाई ये मैंने नहीं और खेलना। तो अभी ये उनका पहला मैच था एज कैप्टन। तो इस तरह फिर मैं उस मैच के बाद अगले मैच से पहले कैप्टन अनाउंस हुआ था। तो वहाँ पे जो बंच था ना, जब हम ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते, उसमें 7-8 लड़के तो वो थे जो पहली सीरीज़ थी जिनकी। सो बेसिकली देयर वाज नो वन के जो कहे जिस तरह की आपने बात की है, क्योंकि जो मेरे साथ सीनियर्स थे वो कोऑपरेटिव थे। उमर गुल था, कामरान अकमल थे, शोएब मलिक थे उस टीम में, और यूसुफ भाई था, हमें सेकंड लास्ट मैच में ज्वाइन किया था, जो पाकिस्तान से बुलवाया था जी। आते ही उन्होंने हाफ सेंचुरी की थी। क्या यार, खुदा की कसम, बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट इनिंग वही है। उस टाइम बल्ला नहीं चल रहा था किसी का, यूसुफ भाई ने अच्छा। उस सीज़न इंग्लैंड में ना वो वैसे अजीब चीज़ है कि जब हमारी बैटिंग आती थी बादल आ जाते थे और बादल जब इंग्लैंड में आ जाते हैं तो बॉल स्विंग होता है। मुझे नहीं याद हमने 3 महीने धूप देखी हो बैट पैड पहन के, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आध सेशन में धूप निकली है, वरना जैसे ही एंडरसन ने बॉल पकड़ा है पता नहीं वो बटन से बादल आता था। वो बॉल दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, इट वाज टफ टू बैट। मुश्किल वक्त में एक साथी याद रह गया है कोई जिसने सपोर्ट किया? देखें, आपको जो आपका कोर ग्रुप होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज देयर। जो आपका कोर ग्रुप होता है, द रेस्ट आर कमिंग एंड गोइंग। वो आप नादान है अगर आप समझते हैं कि जो आपसे मिल लिया वो दोस्त है। वाह वाह, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त। जो कोर ग्रुप है ना आपका, जो आपके साथ बड़ा होता है, दे आर देयर। और वो उस वक्त बिकॉज दे ट्रस्ट मी, उसमें घर वाले भी हैं, उसमें कुछ रिलेटिव्स भी हैं, और उसमें मेरे बचपन के 3-4 दोस्त हैं, हम आज तक वही दोस्त हैं। बाकी ये है कि कॉलीग हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, तो फ्रेंड्स आर डिफरेंट। मैं इतना आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम पीपल के जो बाद में मुझे हो गया यार इसने क्या किया। आपका फेवरेट मैच यादगार जो आप अपने बच्चों को
अपनी फैमिलियों को, अपने पोतों को, नवासों को बैठ के आप बूढ़े हो गए हो और दिखाना चाह रहे हो बेटा ये वाला मैच, मेरा ये मैच देखो, वो मैच बताए एक। अच्छा, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई एक सबसे जो आपको आई थिंक कि अगर आपने एज अ फैमिली किसी चीज़ को एज अ कह लें कि एंजॉय करना, तो दैट वुड बी अगेंस्ट इंडिया। कौन सा वाला? ऑब्वियसली ये पहले वाला कैलकाटा वाला। यस। हालांकि उसके बाद भी हम लोग उनसे मैचेस जीते हैं। पेशावर में 327 हमने चेस किया था, उसमें भी मैंने 100 किया था। फिर इंडिया में कैलकाटा के अलावा भी 200 किए हैं, जमशेदपुर में 100 किया, कानपुर में किया है। बट वो स्पेशल था बिकॉज वो पहला था, वो अनएक्सपेक्टेड था। आई वॉज वेरी यंग, 19 ईयर्स एज थी, मैं खेल नहीं रहा था ओरिजिनली वो मैच से थोड़े मिनट पहले मुझे बताया गया था। तो लेकिन अगर एज ए क्रिकेटिंग पेनिकल बात करें कि क्रिकेट में अगर मैं समझता हूँ कि मेरी कोई अचीवमेंट थी एट यंग एज, तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में 100 करना था। मेरा ड्रीम इंडिया के खिलाफ स्कोर करना नहीं था, मेरा ड्रीम था कि मैंने मैग्रा, ब्रेटली और शेन वॉर्न के खिलाफ 100 करना। तो अगर इफ़ आई वॉज टू गिव माई सेल्फ मार्क्स, दैट वुड बी द गेम। हालांकि हम पाकिस्तान वो मैच नहीं जीता टेस्ट मैच, बट एज अ वेरी यंग प्लेयर इन ऑस्ट्रेलिया, वो मैं उसको सबसे ज़्यादा अपनी इनिंग को रेट करता हूँ। अच्छा जी, विराट कोहली की न्यूज़ एक आई थी कि इंस्टाग्राम पोस्ट पे वो इंडियन 8-9 करोड़ चार्ज करता है और बड़ा हाईली पेड, ज़ाहिर सेलिब्रिटी है और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी हैं। पाकिस्तान में कौन है जो आपको लगता है कि मुकाबला तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के लेवल पे सबसे हाईली पेड क्रिकेटर? देखिए, मालूम नहीं है क्योंकि इट्स सच अ पर्सनल थिंग कि कोई कितने पैसे चार्ज लेकिन करता आप होगा। जाहिर है आप लोगों की कुलीग्स हैं, सब पता है। आजकल तो क्रिकेट प्लेयर्स की फीसें भी बाहर पता है ऑफिशियल कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स तो टेलीविजन पे अनाउंस हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं जी। और लीग्स भी जब किसी को हायर करती हैं तो वेबसाइट पे लगा देती हैं कि किसकी ऑक्शन कितनी हुई है, ड्राफ्टिंग किधर हुई। तो दैट इज़ नो हिडन थिंग। लेकिन जो कमर्शियल्स हैं कि अगर लेट्स से किसी ने पेप्सी का कर दिया या किसी ने होंडा का कर दिया, किसी ने टोटल का कर दिया, तो इट इज़ एंटायरली अप टू देम। मुझे कोई आइडिया नहीं है नादिर के कितना है कोई पैसे चार्ज करता होगा उस पर। लेकिन डेफिनेटली आपको वी आर नॉट इनटू एनी कंपैरिजन विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी। आप देखें ना, उधर तो लड़की की जो फीस है टेस्ट मैच की, वो इक्वल है लड़के के टेस्ट मैच की, जो कि इंडिया के टेस्ट मैच की फ़ीस है $25,000 एक मैच की। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 12-13 लाख रुपए होगी फीस, वो तो $4,000 भी नहीं बनती। 4,000 भी नहीं बन रही, 3,000। तो इंडिया और या ऑस्ट्रेलिया अगर है तो वो मेरा कोई $20,000 है, इंग्लैंड में कोई 18,000 पाउंड है। सो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज जो कंट्रीज़ करती हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू हाई है। और आप देख लें अभी एशेज़ हो रही है, क्राउड किस तरह इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जाहिर है उस तरह से ये, बल्कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसका कोच ज़्यादा पैसे ले रहा था पिछले 2 टेन्योर्स में, और दुनिया का नंबर 1 प्लेयर उससे कम पैसे ले रहा था। सीरियसली? यस, डेफिनेटली। उसकी क्या सैलरी थी कोच? आई थिंक वो कोई पर मंथ $20,000 पे था। इट्स गुड। और जो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है वो मेरे ख्याल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसका 12 या 13 लाख रुपए महीने पे था, विच वाज, मुझे नहीं समझ आई कि वो कैसे ये आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कमाना तो आपने प्लेयर के सर पे होता है। बात दुरुस्त है, अपनी जगह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, सही है। क्योंकि मार्केटेबल तो प्लेयर है ना, कोच तो मार्केटेबल नहीं है। कोच का कितना किरदार होता है, कितने %? देखिए, इट डिपेंड्स। टीम में 2 लीडर होते हैं, एक कोच होता है, एक कैप्टन होता है। और दोनों में से जो ज़्यादा कह लें कि एक्यूरेट होता है या जो ज़्यादा सुपीरियर होता है टैक्टिकली, या जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, वो फिर बोट को मैनेज करता है। ही टेक्स ओवर। वो कप्तान भी हो सकता है, वो आपका कोच भी हो सकता है। आई थिंक पाकिस्तान के केसेस में पाकिस्तान क्रिकेट ने हमेशा तब ज़्यादा अच्छा किया है जब कैप्टन्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं। मसलन कौन कौन से? मसलन आप देख लें, इमरान खान की करियर में देख लें, आप इंजी भाई को देख लें एज कैप्टन, आप देख लें मिसबाह हक का टेन्योर। हालांकि उनको ये था कि ही इज़ नॉट अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, बट ही वॉज अ गुड टैक्टिशियन ऑफ द गेम।
और दुबई में क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अपनी होम सीरीज सारी खेल रहा था, सो उसकी जो सिलेक्शन थी बेस्ड ऑन दुबई कंडीशंस वो बड़ी स्पॉट ऑन थी, और वहाँ पे पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की मेस भी जीता था, वर्ल्ड नंबर 1 भी हो गया था। इंग्लैंड को वाइट वॉश भी किया था। हाँ जी, पाकिस्तान ने उधर काफ़ी वाइट वॉश किए हैं दुबई। बिल्कुल। आप का फेवरेट कप्तान पाकिस्तान लेवल पे? पाकिस्तान लेवल पे आई थिंक, मैं खेला तो नहीं इमरान भाई के साथ, लेकिन ऑब्वियसली जो हमने सुना है वो टॉप क्लास कैप्टन हमने जितना। लेकिन एक सवाल है, हाँ एक सवाल है, खान साहब कितने वर्ल्ड कप खेले? हर 5 जीते कितने? एज कैप्टन खेला उन्होंने 2, 87 और 92 जीता है। 87 में सेमीफाइनल में आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। 83 भी मेरे ख्याल है कैप्टन थे। मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मैं आई वाज बोर्न इन I 84, सो आई डोंट रिमेंबर। नहीं, हम भी, मैं कोई 75 की पैदाइश नहीं है, मैं भी गूगल देख के बता रहा हूँ। शायद आई थिंक 83 में भी 3 एज अ कैप्टन खेले हैं, जिसमें से 1 जीते हैं वो, और 92 का वर्ल्ड कप। अच्छा, ज़्यादा डिस्कस 92 वर्ल्ड कप ज़्यादा डिस्कस होता है, 2009 का वर्ल्ड कप इतना डिस्कस नहीं करते। प्रोबेबली एक बड़ा फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट। अच्छा। एक स्किल टेस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व है उसमें, और आपकी चाहे फोकस हो, चाहे कंसंट्रेशन हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा उसकी डिमांड है आपसे हर तरह से। सो उसको हमेशा T20 से हाई ही रेट किया जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता। T20 में तो एक ऐसी खेल निकल आई है दुनिया में कि बैट्समैन मारे कहीं जाए कहीं तो वो फिर भी ताली बजती है। लप्पो की लॉटरी निकल गई। हाँ, और अगर कोई मारते गलत आउट हो जाए तो वो कहते हैं इसकी नीयत कितनी अच्छी थी, ये टीम के लिए मारने जा रहा था। तो इससे आसान क्रिकेट नहीं हो सकती। भाई वाह, ये जुमले ने बता दिया भाई, वाह वाह, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये तो मौज लग गई लोगों की ना, जो T20 की लीग्स हैं, वो यानी आप जो player- मर्जी कर लें, आप एक 30 कर दें अच्छा तो आप पाकिस्तान खेल जाते हैं। ये कोई सोच ही नहीं सकता था हमारे दौर में, लेकिन खैर ये अब इसकी अब की डिमांड और है, तब की और थी। नहीं, ये है, ये ऐसा ही है कि कुछ PSL के प्लेयर्स या कायद आज़म ट्रॉफी में कोई अच्छा खेल जाए, हम बहुत जल्दी कंपेयर कर देते हैं, भाई इंजमाम आ गया, ये तो दूसरा ये आ गया, ये तो भाई शाहिद अफरीदी आ गया, ये तो ये आ गया। तो मुनासिब है इतनी जल्दी 1-2 इनिंग्स में बोल देना उन लोगों को? देखिए नहीं, ये सेंसिबल नहीं है, क्योंकि ये उस बच्चे पे भी प्रेशर बन जाता है। लेकिन अब आप उसको किसी को सीधा डायरेक्ट मिला दें किसी से, और इसकी पाकिस्तान में रिपरकशंस भी हैं। बिकॉज लेट्स से अगर इफ यू आर अ यंगस्टर और आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपकी ज़रा बहजा करा देंगे हो तुसी तो दुनिया ताड़े मगर आ जाती है, एंड पीपल थिंक कि यार ये तो फ्यूचर का स्टार है, तो 4-5 कोर ग्रुप में ना वैसे ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। नहीं करे, दैट्स द नेचर ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद अ स्पेसिफिक ग्रुप, हर जगह ऐसे ही है, तो वो हो जाता है। तो मेरा ख्याल है, और उस बच्चे पे भी प्रेशर आ जाता है, वो एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है। अब कोई एक इनिंग खेले तो आप उसको कहिए सईद अनवर बन गया, हमारी दफ़ा भी कह दिया था, अगली सीरीज अच्छी नहीं खेली तो सईद भाई से कैसे मिल सकते हैं हम। सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सलमान भाई, जब आप खेलते थे, जो बैट्स होते थे आपके, वो बैट्स कोई स्पेसिफिक कोई कंपनी के आप यूज़ करते थे, कहाँ से लेते थे, कौन से बैट होते थे, और कितनी मालियत के बैट होते थे? देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं। लाहौर में एक स्पोर्ट्स शॉप मोंटगोमरी स्पोर्ट्स, वहाँ पे फयाज भाई हैं, वो बचपन से, जब मैं स्कूल से खेल रहा हूँ तो मेरा बैट वही बना रहे हैं। मैंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है तो उनके बने हुए बैट से खेली है, काफ़ी सारी। ये सेंचुरी इंडिया की आपने उसी बैट से मारी? नहीं, वो बैट और था, लेकिन बहुत सारे मैचेस 2010-9 का जो वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज़ में, वो फयाज भाई के बने हुए बैट से मैं खेला हूँ। और भी काफ़ी सारे मैचेस था, मुझे मैच टू मैच याद नहीं। फिर एक बैट मेरा बीच में CS स्पॉन्सर था, तो वो काफ़ी सारे कंपनीज बैट्स देती हैं, उसमें एक बैट था जिससे मैंने 4 इंटरनेशनल 100s किए, वो अभी भी मेरे पास पड़ा। तो बीच में फिर एडिडास से स्पॉन्सर हुआ, एडिडास का बैट बनाता था कीली, न्यूबरी, इंग्लैंड में, वो वहाँ से बनते थे बैट्स। तो एक वो कंपनी ग्रे निकलॉस करके, ग्रे निकल्स, अच्छा यूँ प्रोनाउंस, वो बाबर बड़ा वो हाथ में रखता है वो वाला बैट। फिर उसके बाद एक इंडियन ब्रांड है जो कोहली और तेंदुलकर वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, MRF। इनमें से बेहतर कौन है? देखिए ग्रे निकल्स तो ओरिजिनल बैट मेकर्स हैं। ग्रे निकल्स का तो मैंने सुना है कि उनके अपनी वुड की ग्रोथ है जिससे बैट बनते हैं। MRF आउटसोर्सर हैं,
वो शायद अब उन्होंने कोई फैक्ट्री लगा ली हो, लेकिन MRF तो टायर्स हैं, MRF टायर्स हैं। और वो इंडिया में आप देखें सीएट टायर्स ने भी बैट पे स्टिकर लगाए हुए हैं, हीरो होंडा ने भी लगाए हुए हैं। तो इंडिया में ज़रा कमर्शियल एस्पेक्ट स्पोर्ट्स के साथ डिफरेंटली जुड़ा हुआ है, जबकि GM या ग्रेनिकल्स है या CA ये प्योरली स्पोर्टिंग कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट स्पोर्ट्स के बनाती हैं। ऐसे ही इनमें सबसे एक्सपेंसिव बैट कौन सा होता है और प्लेयर्स उसको कहते हैं जी, प्लेयर्स प्रो विलो, प्लेयर्स प्रो विलो। हाँ, प्लेयर्स प्रो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, प्लेयर्स एडिशन। ठीक है, प्लेयर्स एडिशन वो मिलता ही प्लेयर को है। आप $1000 लेके हाथ में चले जाएं, वो नहीं देगा आपको। क्यों? वो इसलिए कि वो उन्होंने अगर 1000 की लॉट है लेट्स से, तो उसमें से तकरीबन लेस देन 100 बैट वो वाले निकलते हैं। ये क्या होता है, कौन सी लकड़ी के होते हैं? कोई प्रीमियर होती है ना, उसका पंच डिफरेंट होता है, उसकी लुक बड़ी अच्छी होती है, और इट्स अबाउट बैलेंस। मैं आपको बताऊं, मैंने एक दफ़ा एक बैटों की लॉट में से, जो कि सारी लॉट ही 1200-1300 रुपये वाले बैट थे, उसमें से एक बैट पसंद आ गया किसी और काम था, वो बैट की लॉट ज़मीन पे खोल के वो अपनी चीज़ें सही कर रहे थे, तो मैंने उसमें से एक बैट उठाया तो मुझे पसंद आ गया, मैंने उस पर अपने स्टिकर लगा लिया। मैंने उससे कितने सारे मैच खेले हैं। नहीं करें ये 1200-1300 रुपये का बैट था, और ये बड़ी पुरानी बात है। वो पाकिस्तान खेलने से पहले मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर साइड मैच 1-2 उस बैट से खेले। तो इट इज़ अबाउट के जब आप बैट को पकड़े ना, तो आपको पकड़ के फील हो कि यस, क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है वो जो आप लोग यूं नहीं वो क्या देखते हैं, वो क्या होता है? वो इससे कुछ नहीं होता। ये बचपन में हम करके देखते थे, हाँ टेढ़ा यूं है, हालांकि यूं गलत चीज। ये जो स्ट्रीट क्रिकेट है ना, स्ट्रीट क्रिकेट में ये मिथ होती है कि यूं देखते हैं कर्व है वो बड़ी स्ट्रोक होगी, हालांकि टेप बॉल में स्ट्रोक का कोई ताल्लुक नहीं है बैट से, वो एज लग के कई दफ़ा ज़्यादा दूर चला जाता है। सही ऐसे। लेकिन क्रिकेट बॉल में ग्रेन्स और पंच मैटर करता है, और वो भी एट टाइम्स बड़े कम ग्रेन्स में बड़ा अच्छा पंच मिल जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको पिकअप किसका अच्छा लगता है, बैलेंस किसका फील होता है। वो बड़ा प्लेयर स्पेसिफिक है, वो ऐसा नहीं है कि सलमान का बैट नादिर को पसंद आ जाएगा या नादिर का बैट किसी और XYZ को पसंद आ जाएगा। अच्छा, प्लेयर स्पेसिफिक है, प्लेयर स्पेसिफिक। हाँ, और कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जिनका टोटका ये है कि अपने बैट से नहीं खेलना बाकी वो किसी और के बैट से खेलते हैं, बजट देना 5 मिनट के लिए देना। और ये बात ऐसी है, मुझे ये बात शायद पता चली थी कि शाहिद अफरीदी साहब ने जो सेंचुरी मारी थी वो सचिन तेंदुलकर का बैट से मारी थी। सईद भाई ने जो 194 किया था, हाँ, वो बैट रमीज भाई का था। अच्छा हाँ, अच्छा। तो ये तो इस तरह मिसबाह ने जो छक्के मारे हैं और वो फिर फाइनल में स्कूप पे आउट हुआ है, अल्लाह अकबर। 2007 बैट मेरा था, और जो 3-4 वो बैट आपका था, 40-45 रन केस आप पे बनता है फिर मेरे पे उसी से सारे सीधे छक्के मारे, उसी से स्कूप मार दिया। तो ये एट टाइम्स होता है कि प्लेयर को कोई चीज़ पकड़ के ना फील होता है कि यार ये बैट बड़ा अच्छा है, मैं अभी इससे खेलूँ। कामी भाई ने नए बैट से इंडिया के खिलाफ कराची में 100 किया था जब 35 पे 5 आउट थे, तो वो बैट भी किसी और का था, कामी भाई का अपना नहीं था। अच्छा, ये होता है कि आप जब पूरी टीम बैठी हुई है तो अपने बैट से मुतमईन नहीं हुआ है, यार बात सुनना, अपना देना बैट यार, मैं ज़रा खेल के आऊँ, और वो ना दे रहा हो, कोई इस तरीके से भी कुछ होता है कि वो मुंह बना रहा हो, यार अपना खेलो? कम ही होता है, ज़्यादातर दे देते हैं। मैं आपको बताऊं कि मज़े का, ग्रेनिकल्स का स्पॉन्सर था यूसुफ भाई को, तो ग्रेनिकल्स के बैट बड़े अच्छे होते थे। यूसुफ भाई के लिए बैट है, लाहौर में हमारा कैंप लगा था, इंग्लैंड से सीरीज़ थी, तो यूसुफ भाई को ना वो बैट पसंद नहीं आया, वो बहुत बारीक सा अजीब सा, लेकिन उसमें पावर बड़ी थी, उसका पिंग बड़ा अच्छा था। तो मैंने यूसुफ भाई को कहा, यूसुफ भाई ये बैट मुझे दे दें, आपको नहीं पसंद, आप वापस भेज रहे हैं, मुझे दे दें। कहते हैं तू लल्ला किसी काम का नहीं है। मैंने उसे 100 कर दिया मुल्तान में, फिर अगली एक इनिंग में 74 कर दिया, फिर 100 कर दिया, फिर 50 कर दिया। अब नेट प्रैक्टिस हो रही, यूसुफ भाई को याद है, कहते हैं यार तो मैच तो खेल रहे हैं, उन बल्ला वापस कदों देना तू? मैंने यूसुफ भाई थानू तो पसंद ही नहीं सी, तो वो मेरे पास ही रहने दे। कह रहे नहीं यार, वो जब खेल रहा है तो गेंद अच्छा उससे निकल रहा है। मैंने कहा अब दे दे मुझे, तो उन्होंने कहा चल ठीक है रख ले। तो ये ऐसा होता है, प्लेयर्स ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बैट्स के बारे में, है, मैं भी बहुत था और सभी लोग होते हैं। अच्छा, आप एक खूबसूरत प्लेयर हैं माशाल्लाह, गुड लुकिंग प्लेयर पाकिस्तान के। आपको पाकिस्तान और ज़ाहिर दूसरी टीमों से भी बताएं या सबका बता दें, ओवरऑल गुड लुकिंग प्लेयर आपको कौन लगा है आज तक, यार ये सबसे गुड लुकिंग प्लेयर?
अपेरेंस जी, आप खेलते हुए अपेरेंस अपेरेंस वाइज आई थिंक मैथ्यू हेडन की बड़ी लुक थी, बड़ा इम्पोजिंग फिगर था मैथ्यू हेडन। और डेमियन मार्टिन एक प्लेयर था, वो वैसे भी वेरी फिट, वेरी प्रेजेंटेबल और खेलता भी बड़ा खूबसूरत था। इसी तरह आप क्या लेंगे, पाकिस्तान टीम में प्लेयर बड़े गुड लुकिंग थे, शाहिद अफरीदी थे, उससे आप पीछे चले जाएं मोहसिन हसन खान साहब इन हिज डेज, इमरान भाई, मुदस्सिर नजर, राणा भाई। अच्छा नहीं, मैं कहीं और चला गया। राणा भाई अभी होकर गए हैं। हाँ राणा भाई हो जाना। नहीं, राणा भाई मैंने कहा है कि राणा भाई हमारे बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं। राणा भाई नादिर का ड्राई फ्रूट कैन नहीं, बेहतरीन आदमी है, मजेदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे बहुत मजे का आदमी, बहुत शानदार बंदे हैं और वो हंसाते रहते हैं, पता नहीं इधर कितना हंसाया। नहीं बहुत हंसाया जी, बहुत हंसाया है। और राणा भाई भी मैंने कहा था बड़े खूबसूरत आदमी, इंसान दिल का खूबसूरत होना चाहिए, वो है, ये बात है। अच्छा, शाहिद अफरीदी इंडिया में विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली बिल्कुल। और श्रीलंका में मुरलीधरन। ये देखिए मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ठीक है, अब जिस दुकान पे जाएंगे वहीं की बात होनी है ना। ठीक नहीं बाकी बिल्कुल है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आजकल, क्या चल रहा है, बिजनेस क्या कर रहे हैं, क्या मामला आता है आजकल, आप बिजी कहाँ हैं? देखिए, एक इंस्टीट्यूट है DHA लाहौर फेज 6 में। इट्स एक्चुअली अ स्टेडियम, कैप्टन फसी बाबर शहीद कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर हमने 1.5 साल पहले GIC केम इन टू बींग। ये है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, और इसमें DHA वॉज काइंड इनफ टू अलाउ दिस प्लेस कि यहाँ पे पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट क्रिकेट का बनाया जाए। अच्छा। और फिर उसको हम कोलैबोरेट हुए गनी ग्लास के साथ, ठीक है, और फिर इसका नाम गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट रखा। और इसमें जो है ऑब्वियसली स्कॉलरशिप पे अराउंड 60+ बच्चे हैं, जिनको कह लीजिए जो रहते भी उधर हैं, उनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग भी है, उनके स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं, देर लुक्ड आफ्टर। और 500 के करीब बच्चा उधर क्रिकेट खेलता है। सो आई एक्ट एज अ डायरेक्टर क्रिकेट एंड कोचिंग फॉर दैट इंस्टीट्यूट, माशाल्लाह। और उसके साथ GNN पे एक शो है स्पोर्ट्स का, जो कि वीक में 4 टाइम्स होता है लास्ट 2 ईयर्स से। आप वहाँ पे बंदे हुए वहाँ पर हैं। और उसके साथ में बीच में सिंगापुर का हेड कोच था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो अभी जिम्बाब्वे में हुए हैं, उसके बाद कनाडा में हुए हैं, और फिर अंडर 19 के ओमान में हुए हैं। तो वो मेरी 3 असाइनमेंट्स थी जो मैंने एज हेड कोच उनके साथ की हैं। अच्छा जी, बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान जीत गया इमर्जिंग कप इंडिया से। हाँ जी, आपको भी मुबारक हो, आपकी पूरी ऑडियंस हो के बहुत नंबर्स में है, उन सबको, हम सब पाकिस्तानियों को लेकिन वहाँ से एक ये कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आ रही है कि पाकिस्तान बड़े लड़के ले आया था, टीम की बहुत सारी जो मेन टीम है उनके प्लेयर्स थे और ये थे, बड़े लड़के लाया था, इसलिए हम हार गए। देखिए, पहला मैच जब इंडिया की टीम जीती थी इसी टूर्नामेंट में, तो उन्होंने तब तो ऐसी उन्होंने कहा था कि देखे हमारे तो छोटों ने ये कर दिया। तब वो हार गए हैं, तो अब वो एकदम दूसरे ज़्यादा बड़े लगने शुरू हो गए। आई डोंट नो, ये एक इमर्जिंग का मतलब ये नहीं होता कि अंडर 23 या अंडर 19। इमर्जिंग मीन्स उभरता हुआ। अब कौन उम्र के किस हिस्से में उभरा है, इसका हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही है जैसे गली में लड़ाई हो जाए तो वो कहे जी इसके बड़ा भाई साथ था, उसने मुझे मारा है। आई थिंक इट्स अ यूजलेस आर्गूमेंट। आप यू हैड योर चॉइस टू सेंड अ टीम, आपने भेजी और दे वर नॉट गुड इनफ टू विन। पाकिस्तान बेहतर खेली टीम। पाकिस्तान के कौन सा कोई 50 टेस्ट मैच खेले हुए, 20 टेस्ट मैच खेले हुए लड़के थे, एक 2 मैच वो भी रिसेंटली खेले हैं, और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते ये भी लड़के, 2-4 के अलावा, वो भी डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक, और बांग्लादेश की टीम में भी इंटरनेशनल्स खेल रहे थे, श्रीलंका की टीम में भी थे। सो ये एक पाकिस्तान इंडिया के मैच पे एक नेवर एंडिंग डिबेट है, कोई ना कोई पॉइंट किसी ना किसी को मिल ही जाता है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। लेकिन हुआ ये है कि हम जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जीत गए जी, हम जीत गए। बात ये है, जीत होती है। आप लोग जब जीतेंगे तब होगा, अच्छी बात होगी। हम जीत गए, फिलहाल ये मज़ा आ रहा है हमें। अच्छा जी, पहली गाड़ी कौन सी थी सलमान भाई, और फेवरेट गाड़ी कौन सी है, क्या है, गाड़ियों का शौक़ रखते हैं नहीं रखते, क्या मामला? देखिए, पहली गाड़ी जो थी मेरी वो होंडा सिटी थी।
होंडा सिटी चुआ 2000 कौन सा मॉडल था? 4। चुआ सिटी, यस यस। हाँ। उसको हम लोग यहाँ पे ना चुआ सिटी कहते हैं। अच्छा, वो चूहे जैसा शेप होता शक्ल है मिलती जुलती है उसकी, ठीक हो गया। और वो हल्की सी रिजेम्बलेंस भी देती थी। एक फिल्म आई थी टार्जन इंडिया की, उसमें एक बड़ी गाड़ी क्रिएट करता है वो, अच्छा, और टार्जन और एक गाड़ी होती है, उसका भी हल्का सा ना हल्की सी रिजेम्बलेंस देती थी चुआ सिटी। बिल्कुल शौक मुझे था इसका बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों का। तो मैं पहली गाड़ी मैंने ये ली, फिर मैंने कुछ साल 2 साल के बाद सिविक ली, उसके बाद आई बॉट ए होंडा अकॉर्ड, फिर होंडा अकॉर्ड के साथ मैंने मार्क एक्स ली, और ये दोनों मैंने जापानीज़ गाड़ियाँ मंगवाई। पेट्रोल की दुश्मन मार्क एक्स? नहीं, पेट्रोल की कोई दुश्मन नहीं है। क्यों? वो तब है जब आप उसका एक्सेलरेटर किस तरह प्रेस करते हैं, वरना वही गाड़ी अगर आप उसको 2000 आरपीएम के अंदर रख के चलाएं तो वो 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर करती है। तो इट्स द वे योर फुट एक्ट्स। वो ऐसा नहीं है कि वो आप चाहें तो 5 किलोमीटर पे चला लें उसको, इतना प्रेस करें, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट तो करती है ना, उसमें जोर इतना है कि जब आप उसको एक्सेलरेशन करते हैं, और पाकिस्तान में हमें आदत होती है फ्रंट व्हील कार चलाने की, वो रेयर व्हील है तो वो पीछे से थोड़ी टेल करके निकलती है, तो उसकी तरह फील डिफरेंट है। और वो कितने सीसी है वैसे? 3000 थी जो मेरे वाली थी। उसके बाद आए थॉट के यार अब मैं ज़रा इसको बदल लूँ। ऑल्दो के मार्क एक्स मैं बिल्कुल नहीं बदलना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि इतना इंजन की गाड़ी अब नहीं मिलनी पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी जो आप कह लें कि वैल्यूज़ जो हो गई हैं मार्केट में वो बहुत ज़्यादा हैं, और फ्यूल भी उस तरह से है। बट आई थॉट के इस चीज़ से भी ज़्यादा जो उसका मुझे था ना, कि वो आपका दिल करता है उसके अंदर बैठ के कि आप उसको ना थोड़ा खींचें, थोड़ा आप उसको टेल उसकी कराएं। तो नाउ इज़ नॉट द टाइम। जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप ज़रा इन चीज़ों से अवॉइड ही करें। मार्क एक्स के बाद फिर कोई गाड़ी? किया स्पोर्टेज, yes. उसके बाद फिर प्रोटॉन X7, yes. उसके बाद उसके साथ फिर ओशान X7, yes. ठीक है जी। 4x4 नहीं पसंद आपको? टोयोटा भी ली। 4x4 नहीं, ये ऐसी बात नहीं, Land पसंद की नहीं है। फॉर्च्यूनर्स वगैरह कोई इस तरह? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर्च्यूनर जो है ना, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल ड्राइव ना। यस, कंफर्टेबल भी नहीं है, और फिर साथ में जितने वो पैसों में आती है उसके अंदर वो गैजेट्स ही नहीं है। सही, सनरूफ नहीं है। सनरूफ के अलावा भी उसके अंदर बेसिक गैजेट्स नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन बस वो एक वो आप देखें ना, पाकिस्तान में करोड़ रुपए की आप गाड़ी लें तो हाथ से सीट आगे पीछे कर, ऐसा भी होता है। ये है, होंडा सिविक ही देख लें, नहीं होंडा सिविक देख लें, और करोला ये तो अब पहले मत मारी गई थी वो शीशा वो याद यूं यूं करके नीचे हो रहा है, ये तो अब हुआ है कि मामला पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग। बिल्कुल सही है। तो आपकी फेवरेट गाड़ी मार्क एक्स ही है? द वंस दैट आई हैव हैड उनमें से। वैसे तो बाहर मैंने दूसरी गाड़ियां भी काफ़ी चलाई हैं, तो आई थॉट कि बेंटली स्टैंड आउट करती है। क्या बात, बेंटली जो है। वाह वाह। अच्छा जी, सियासत में कोई इंटरेस्ट, कोई पार्टी को सपोर्ट करते हो, कोई नाकिदीन, कोई? नहीं, डेफिनेटली जैसे आप एज यू ग्रो अप और आप बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आप देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट आई थिंक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू और बी पार्ट ऑफ। अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहा है? जड़ा आ जाएगा उन्होंने देख ला। ला 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 आपका तजजिया देखिए जी, तजजिया इसमें क्या है, आई फ्रैंकली आई डोंट नो कि कौन होगा। बिलावल बिलावल, वो भी हो सकते हैं, दूसरे वाले भी हो सकते हैं। दूसरा कौन? दो ही तो मेन पार्टीज हैं, नून लीग है और ये है, तो इनमें से कोई भी हो जाए, जो भी होगा वी विल सी कि वो क्या करते हैं। बट आई थिंक डेफिनेटली पंजाब या लाहौर वाली साइड पे उन्होंने बहुत काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम किया। अगर आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें। दूसरा बात है कि मैंने ज़िंदगी में वोट एक ही दफ़ा डाला है बस। किसको? वो इमरान भाई को डाला था बस, फिर फैसला कर लिया था पहले साल के बाद ही कि आइंदा नहीं डालना। ना उनको कोई सीन ही नहीं है। शादी पसंद की थी? कब की थी? स्टार बन गए थे तब की थी? हाँ बिल्कुल, शादी मेरी हुई है 2006 में। तो आपकी तो तूती बोल रही थी। तो फिर ये है कि ससुराल में ये पता है कि हमारा दामाद सलमान भट्ट है, तो कहाँ बटों में इतना तो पता होना चाहिए ससुराल को कि नहीं।
तो का फैमिली में की है, बाहर की, आउटसाइड? नहीं, अरेंज मैरिज है। और मेरी अम्मी की क्लास फेलो थी। मैं तो उनसे मिला ही तब था जब अम्मी की क्लास फेलो से? कल क्लास फेलो की वाइफ, सॉरी बेटी से। अच्छा, बेटी से। मैं यही तो अम्मी की बोलूँ, क्लास मैंने कहा फेलो। वालदा के लिए क्या आप सहेली लाए अपनी अम्मी की क्लास फेलो की बेटी? हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरी उनसे मुलाकात जो हुई है ना, वो मतलब शादी से 2 माह पहले, पहली दफ़ा लाइफ में। 2 माह पहले ही काफ़ी है, 2 महीने काफ़ी होते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग और वो सारी चीज़ें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, इसको फिर लव मैरिज कहें या अरेंज मैरिज कहें? आई एम फाइन विद बोथ। अच्छा चल रही है, मिक्सचर है, मिक्सचर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुना है आपका बेटा भी क्रिकेट खेल रहा है, जी, और हम बहुत जल्दी टीम में देख रहे हैं आपके ये बेटे तो को। अल्लाह को पता है, उसकी अल्लाह को मेहनत पता और है, लेकिन बाकी हम अल्लाह ने अपनी करम नेक करना है। ख्वाहिशात तो दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत जल्दी क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं। कौन है, शाहिद अफरीदी है या शोएब अख्तर है? कौन है वो? नहीं नहीं, इज एन ओपनिंग बैट्समैन, लेफ्ट हैंडर है। लेफ्ट हैंडर और अभी क्रिस पाकिस्तान गेल है, क्रिस गेल। नहीं, नहीं। धमाक छक्का है। जाएगा उस तरफ भी वो। अभी तो वो अंडर 16 खेला है पाकिस्तान का इस साल, वो बेस्ट बैट्समैन हुआ अंडर 16 लेवल माशाल्लाह। पे, नाम? नेशनल चैंपियनशिप में। चलो। आलियान। आलियान। हाँ जी, आलियान बट, आलियान सलमान। आलियान सलमान। हाँ जी, मैंने कहा अगर आप सर्च करें तो वो ये नाम आएगा। आलियान सलमान, ठीक, ठीक है। तो आप उसे मशवरे भी देते होंगे, या जाहिर है एक फादर होने की हैसियत से, और ख़ुद एज अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट आप मशवरे, सारी चीज़ें? बिल्कुल, मैं उससे अपनी थॉट्स शेयर कर लेता हूँ, बट आई अलाउ हिम टू पिक एंड चूज़। इम्पोज, आई डोंट बिलीव ऑन इम्पोजिंग। ज़ाहिर है अभी क्रिकेट चेंज है, उसकी क्रिकेट के अंदर डिमांड्स डिफरेंट हैं, सो ही हैज़ टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो आई अलाउ हिम कि वो अपनी मर्ज़ी करे, क्योंकि इवेंचुअली भी ऐसा ही होना है, तो वाई नॉट बी, यू नो। ये लेफ्टी वो पहले से था या आपकी वजह से बना है? क्योंकि नहीं नहीं, पापा भी लेफ्टी तो- पहले से था। मैं आई हैव 3 सन्स, तो पहला बच्चा जो राइट हैंडर है ना, वो लास्ट वाला है। अच्छा, बाकी दोनों Lefty लेफ्ट है। हैंडर है। हाँ जी। भाई। अच्छा, लेफ्टी वैसे अच्छा लगता है प्लेयर, लेफ्ट हैंडेड हाँ, बैट्समैन है की कुछ shot। इस तरह का कि वो थोड़ा डिफरेंट, कैची, अट्रैक्टिव आप लगता है। बताएं, इसमें ज़्यादा फैन फॉलोइंग लेफ्टी और राइट हैंडेड बैट्समैन में किसकी होती है? लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, डेफिनेटली लेफ्ट हैंडर अट्रैक्टिव ज़्यादा है। अट्रैक्टिव ज़्यादा है ना? वो बुरे तो बुरा भी खेल रहा है ना, ज़रा चंगा लगता है, बेहतर लगता है वो। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस को निकाल कर। क्रिकेट में अपना उस्ताद किसे समझते हैं जनाब, जिसे आप बोले यार मैं इसे उस्ताद कर? मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं। अगर मैं नाम यहाँ पे लूँगा तमाम ले के, लें तो जी। जिसका रह गया तो वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई वुड से 2 पीपल डेफिनेटली नीड अ मेंशन। सबसे पहले मेरे स्कूल के कोच अब्दुल मजीद, जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के फील्डिंग कोच थे वो पिछले 2 साल से। और फिर उसके बाद जब मैं स्कूल क्रिकेट से बाहर निकला, तो मैंने कॉलेज क्रिकेट और अंडर 16 जो खेली वो अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब के पास खेली। तो ये 2 लोग थे जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में, और आज तक। और फिर जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया, तो तस्लीम आरिफ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सही। वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई प्लेड क्रिकेट अंडर। हम्म। बहुत शानदार इंसान थे, और टॉप क्लास क्रिकेट ब्रेन। तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी चीज़, तो आई वुड टॉक टू हिम। अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बहुत शानदार इंसान। और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है पूरी दुनिया में, जिसको मतलब है, एक पाकिस्तान तो आप खेलते थे, लेकिन वो एक टीम होती है ना यार, उनकी शर्ट्स, उनकी टीम, ये पसंद है मुझे। ये तो कपड़े हो गए, टीम तो ना होगी। नहीं, टीम की बात कर रहा हूँ ना, मतलब कौन सी टीम? आई थिंक अभी सबसे एक्साइटिंग क्रिकेट जो खेलती ना दुनिया में, वो इंग्लैंड खेलती। इंग्लैंड खेल रही है इस टाइम पे। इंग्लैंड आपकी फेवरेट टीम हुई? इस टाइम पे जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग उन्हें इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम भी इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेलेंगे, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिकेट का जो कल्चर है ना, वो आपके रिसोर्सेज पे बिल्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब इंग्लैंड की टीम अगर 10वें नंबर तक आदिल रशीद आ रहा है, जिसकी काउंटी क्रिकेट में 10 सेंचुरियाँ हैं, तो इंडिया की टीम वैसी बैटिंग नहीं कर सकती, या पाकिस्तान की टीम वो सेम बैटिंग रिपीट नहीं कर सकती। यू हैव टू हैव द सेम रिसोर्सेज। अगर आपके पास वसीम वकार नहीं है ना, तो आप आखिरी 10 ओवर में 40 रन डिफेंड नहीं कर सकते। सो आपके रिसोर्सेज पे है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है वो क्या होगा। कुछ लोग बड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि यार ये ऐसे खेल रहे हैं तो हम भी ऐसे खेल लें, उसका मुंह लाल है तो अपने को मार के कर लो। ये ऐसा नहीं होता।
आपके रिसोर्सेज पे आपकी स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है। कौन सी क्रिकेट टीम जब आप खेलते थे आपको इंतज़ार रहता था कि यार इस टीम के साथ मैच पड़ा है? मैच पड़ता तो इंडिया से ही था। इंडिया। हाँ, मैच वाला वो एंटिसिपेटेड मैच है ना, उस पर आपको तो पता ही है, उसमें तो आप भी कहते होंगे इनसे नहीं हारना। जाहिर है, जाहिर है। असल में ये है कुछ बाय बर्थ, बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके अंदर ये भी एक चिप डल जाती है कि भाई इंडिया से नहीं हारना वाली, वही जो आप बात कह रहे हैं ना। जी बिल्कुल, ये होता है। लेकिन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया बर्दाश्त कर लेता है हार। यस, कर लेता है वहाँ तो। और हम अपनी खामी के ऊपर बहुत बातचीत भी करते हैं कि ये गलत किया, ये गलत किया। हम ये नहीं कहते उन्होंने फलां काम कर दिया, जैसे अभी हमारे आ रहा है ना कि बड़े लड़के खिला दिए। हाँ, बड़े। वाह 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 वाह। ये रमज़ान इंटरनेशनल कब क्या है जी? आप सुना है कि ये रमज़ान इंटरनेशनल कब आ रहा है और PSL की तर्ज पे है, बाहर से भी प्लेयर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं शायद उसे? तो आपसे ये खबर मिली है, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। ये कुछ उड़ती उड़ती आ आप रही तो है। नहीं करा रहे? कोई नहीं, मैं नहीं करा रहा हूँ, उड़ती उड़ती आई है कि कुछ इस तर्ज पे हो रहा है। फर्स्ट कज़न है PSL का। कौन करवा रहा है? कुछ आई है, मुझ तक ये पहुंचा है, रिसर्चर ने निकाल के दी है, कुछ ऐसा है। आपके इल्म में नहीं? अच्छा, अगर तो आप वो रमज़ान टूर्नी की बात कर रहे हैं जो अभी हमने अपने इंस्टीट्यूट में टूर्नामेंट करवाया था। जी जी जी। हाँ, वो दैट इज़ GRT। हमारे सीज़न में 3 नाम हैं, GRT गनी रमज़ान टूर्नी, देन देयर इज GST गनी समर टूर्नी, एंड देन इट इज़ GWT विंटर टूर्नी। और टूर्नी जो है वो एंशियंट लफ्ज़ है जहाँ से टूर्नामेंट का लफ्ज़ निकला है, सो भी इस तरह हमने उसको रखा हुआ है। तो वो टूर्नामेंट बड़ा अच्छा हो गया, लाइव था जियो टेलीविज़न पे, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेले। और लाहौर में रमज़ान में कोई क्रिकेट होती नहीं थी, तो जो टेलीवाइज हो, तो ये पहला हमने इवेंट कराया था विच वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। मैं तो समझा कोई नई लीग आ रही है तो मैं भी नाम लिखवाऊँ उसके। सर, नाम आपका लिख दिया जाएगा जब जब पाकिस्तान की तारीख में क्रिकेटर्स और लेजेंड्स के नाम जब आएंगे, आपका नाम लिख दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपकी मेहरबानी है, वरना लेजेंड्स तो लेजेंड्स हैं हमारे माशाल्लाह। सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और अल्लाह ताला आपको ज़वाल नेमत से बचाए। हमारी दुआ है आपके बच्चों को मज़ीद कामयाबियाँ दे, और हम आपको डिफरेंट जगहों पे मज़ीद एक्शन में देखें, हमारी दुआ है। अभी हमारा दिल नहीं भरा था आपके शॉटों से, लेकिन कुछ विल ऑफ गॉड है, कुछ चीज़ें हो गई हैं, वो हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लीग्स वगैरह मेरा ख्याल है आप चल रही होगी, अभी भी खेल रहे हैं, बैट पकड़ा हुआ है अभी तक? लास्ट ईयर T10 खेली थी, वही एडिशन दोबारा होगा तो वो खेलना है। अभी मुझे एक USA में हो रहा है, तो एक टीम के कोच ने कहा कि आपने नाम ही नहीं उसमें भेजा ड्राफ्टिंग में, तो मैंने कहा मुझे इल्म ही नहीं है कि वो हो रहा है, बिकॉज मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही क्योंकि हमारा ईयरली प्लान है बच्चों के साथ, वो सारी चीज़ों में लगा रहा, तो मुझे ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर, एंड काफ़ी पॉसिबल है कि ये उतना एपिसोड उतना ह्यूमरस ना हो जो आपका यूजुअली होता है, बट आई क्वाइट एंजॉय। नहीं, बात ये है, देखिए माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं। मैं तो हर अपने कंटेंट से मुतमईन हूँ, और ख़ास तौर पे ये नहीं कि आप सामने बैठे हैं मेरे फेवरेट बैट्समैन जब सामने बैठे हों, तो ये फिर मैं ऑडियंस के लिए कर ही नहीं रहा, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ऑडियंस देख लेगी तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सलमान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।